I think what was tough was not being able to talk to anyone because I don't think anyone understood what I was experiencing. वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हमारी सोसाइटी समझने और एक्सेप्ट करने में आज भी कतराती है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जितना चाहे एडवांसमेंट हो गया हो, लेकिन हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को आज भी पागलपन का दर्जा देते हैं। ये कोई पागलपन नहीं है, दिस इज नॉर्मल। जो आपको भी होता होगा, मुझे भी होता है। आपके लिए वो छोटी सी बात है, पर हो सकता है उस कंसर्न पर्सन के लिए वो छोटी बात नहीं है। ओसीडी है क्या? आपके ब्रेन में कोई डेफिशिएंसीज हो गई हैं, तो इसीलिए वो व्यक्ति चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता, वो उस नेगेटिव लूप में फंसा हुआ है। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, म्यूट थी, वो भी कुछ बात ही नहीं करती थी कभी भी। इनिशियली लगा साइकोटिक तो नहीं है, तो वी आस्क्ड हर कि आप लिख के बताओगे क्या। देन शी अग्रीड, और उसमें भी उसने बोला पेन पेपर पे नहीं करूंगी, मैं अपने मोबाइल में ही लिखूंगी। शी रोट कि मुझे लगता है अगर मैंने एक शब्द भी बोला तो मेरे ब्रदर की डेथ हो जाएगी। अब आप इमेजिन करो, पूरे दिन उनके साथ यही चल रहा है, उनकी क्या हालत हो रही होगी। इट इज सो डेबिलिटेटिंग डिसीज। आई कैन नॉट इवन टेल यू फैमिलीज की फैमिली बर्बाद हो गई है कितनी, और हम उसे कैजुअली बोल रहे हैं ओसीडी होना। ओसीडी, स्लीप डिसऑर्डर्स, हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, सीजोफ्रेनिया और ऐसी बहुत सारी मेंटल इलनेसेस जो सुसाइडल टेंडेंसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने आज बात करी है डॉक्टर अपूर्वा से। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, 4 लोग उसको विजिट करने आते हैं, कोई शेम नहीं है, कुछ नहीं है। यही चीज अगर किसी को सुसाइडल थॉट आया है और उसने कुछ अटेम्प्ट किया है, तो जितने लोग आएंगे ना, उसको बिल्कुल ज्ञानचंद बन के बहुत सारा ज्ञान देंगे। वो चीज कोई भी नहीं समझ रहा है कि सुसाइडल थॉट कितने डेंजरस होते हैं, कि सब कुछ छोड़ के उन्हें लगता है कि अब तो लाइफ खत्म करना ही एकमात्र सोल्यूशन है। एक अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरीके का डिसऑर्डर है या उसके अर्ली स्टेजेस में है? अर्ली स्टेजेस में इफ यू फाइंड डॉक्टर अपूर्वा एक सीजन साइकियाट्रिस्ट हैं जिनके साथ हमने इन सारी मेंटल इलनेसेस के अर्ली सिम्टम्स, एडवांस स्टेजेस और उसी के क्योर और ट्रीटमेंट्स पर बात करी है विद रियल लाइफ केस स्टडीज ऑफ हर पेशेंट। अगर कोई यंग फीमेल के पेरेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले यही पूछते हैं, मैम अगर गोली चलती रहेगी तो इसकी शादी कैसे करेंगे। बट अगर मैं बोलूं, जो शॉकिंग है, 80% हमने दीपिका पदुकोण को देखा गोइंग थ्रू मेंटल इश्यूज। हनी सिंह कोटेड दैट ही फेस्ड अ बाइपोलर डिसऑर्डर। मैं एक इतने इन डेप्थ गया हुआ इतना खराब केस हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर का, और एक मेंटल पेशेंट हूँ मैं आज भी। किसी सड़क पे देखते ना पागल चल रहे होते हैं, वो वहां तक मेरा स्टेट पहुंच गया था। वेरी सैड रियलिटी की इवन डॉक्टर्स डजंट नो मच अबाउट द मेंटल हेल्थ। डॉक्टरों को नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोगों को कैसे समझ में? एंड रिमेंबर वन थिंग, दुनिया चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाए, आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल आप ही रख सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए और आपकी और आपके लव्ड वंस की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अपूर्वा, वेलकम ऑन द शो। एंड टू स्टार्ट ऑफ, एक ये ऐसा टॉपिक है जो हम लोग ने पहले डिस्कस नहीं किया है। जनरली हम लोग पॉडकास्ट पे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्रिएटिविटी के डिस्कशंस करते हैं, जनरल मेडिसिन हम लोग बात करते हैं अराउंड हार्ट एंड ऑल। राइट। बट मेंटल हेल्थ मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है हम सबकी लाइफ में, और उससे जुड़ी जो बहुत क्रिटिकल इश्यूज होते हैं जो साइकियाट्री में हैंडल किया जाता है। राइट। तो टू स्टार्ट विथ, पहले हम लोग लेट्स डिबंक सम मिथ्स कि कोई ऐसी गलत धारणाएं हैं या एजम्पशंस है सोसाइटी में साइकियाट्री की ब्रांच को लेके या फील्ड को लेके। उससे हम आज शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि इसके बारे में बात ही बहुत कम होती है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। हमें लगता है ये हम बहुत इजीली, ये तो हम ठीक कर सकते हैं, जबकि हमारे हाथों में है। हाँ, ये सब हमारे हाथों में है, और हम जिम चले जाएंगे, हम मोटिवेशनल गुरुज को सुन लेंगे, हम्म, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बहुत पार्टी होता कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। बट दिस इज नॉट सो। साइकेट्री इज मेनली योर ब्रेन एंड माइंड, है। विच इज अ कंबाइंड थिंग। मान लो आप ब्रेन की बात कर रहे हैं, माइंड माइंड सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर है, एंड ब्रेन ब्रेन हार्डवेयर है। हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर के लिए तो हम लोग बहुत इजीली न्यूरोलॉजिस्ट को कर लेते हैं कंसल्ट कर अप्रोच। लेते हैं, बट जैसे ही करेक्ट। साइकेट्री की बात आती है, जो सबसे बड़ा मिथ है कि कहीं मैं पागलपन की निशानी तो नहीं है ये सबसे बड़ा मिथ है।
बट आपको आश्चर्य होगा कि मेरी ओपीडी में ज्यादातर लैंड अप करने वाले लोगों को कोई मेजर इलनेस नहीं होती है। वो ज्यादातर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। ओवर ओवर ऑफ ऑल दिस हाँ, हाँ, चीजें जो हैं, हाँ, स्ट्रेस वगैरह। एग्जैक्टली। तो ये कोई पागलपन नहीं है, दिस इज नॉर्मल। जो आपको भी होता होगा, मुझे भी होता है। कई बार ज्यादा सीवियर हो जाता है तो हमें इस तरीके के लक्षण आने लगते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल टू टॉक अबाउट, विच इज वेरी नॉर्मल टू सीक हेल्प ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेकेंडली, साइकेट्रिस्ट को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये आपको कुछ नशीली दवाएं देंगे, जिससे पेशेंट सोता रहेगा दिन भर, और उसको कुछ बहुत हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होंगे फ्यूचर में, और ये कभी छूटने नहीं वाली हैं। जबकि दिस इज नॉट ट्रू। ट्रीटमेंट कोई एक ऐसा टेलर बेस्ड फॉर्मूला नहीं है कि फिक्स मैंने नहीं एक होता है फिक्स कर हर दिया है, पेशेंट के सबको लिए। आएंगे, सबको एक ही चीज लिख के दे दूंगी। ऐसा नहीं है। आपके सिम्टम के हिसाब से, आपकी इलनेस के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चलेगी, कितने वक्त तक चलेगी। एंड दिस इज ऑल साइंटिफिक गाइडलाइंस है। मतलब हमारे यहाँ की इंडियन गाइडलाइंस भी हैं, फॉरेन की गाइडलाइंस भी हैं, और उस पे कंटिन्यूअस रिसर्च हो रही है कि कितने समय तक देना है। मान लीजिए अगर मेरे पास फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन आया, तो वो 6 मंथ्स तक चलने वाला है। 6 मंथ्स तक चलने वाला है अगर पेशेंट कंप्लाइंट रहा तो। अगर फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कितना कम करने पे कितने सिम्टम्स कम हुए हैं, और मैक्सिमम लोगों की छूट जाती है। बट जो लोग नॉन कंप्लाइंट रहते हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम होता है। हाँ जी। ये सेकंड है कि दवाइयाँ देंगे और बहुत हार्मफुल है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे आसपास के लोग बहुत ज्ञान देते रहते हैं सबको कि अरे तुम इतने वीक क्यों हो रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाओ, देखो उसके साथ तो इतना बुरा हुआ, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, तुम वो इतनी बड़ा खुश स्ट्रांग रहते है। हो, तुम स्ट्रांग बनो। तो मेंटल हेल्थ इलनेस होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला वीक है। ये उतना ही नॉर्मल है जितना कि डायबिटीज या अस्थमा है। बस ये है कि ये ब्रेन के लेवल पे चल रहा है। आपके ब्रेन में कोई डेफिशिएंसीज हो गई हैं, ब्रेन सर्किट्स में प्रॉब्लम हो गया है, तो इसीलिए वो व्यक्ति चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। वो उस नेगेटिव लूप में फंसा हुआ है। अब आप उसे रोज बोलते रहोगे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों। अब आपने उसको एक गिल्ट भी दे दिया साथ में। अब वो इस गिल्ट के साथ भी रह रहा है, शायद मैं बहुत वीक हूँ, मेरे बस का नहीं है। अब जब एक्सट्रीम होगा तो उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे, यार बाकी सब तो इतना बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, पर मैं इतनी छोटी सी बात पे रो रहा हूँ। आपके लिए वो छोटी सी बात है, पर हो सकता है उस कंसर्न पर्सन के लिए वो छोटी बात नहीं है। सबकॉन्शियसली हाँ, सोचते जा वो रहा है उस सोच पे। रहा है, वो अपने उस गिल्ट में भी गया। अब एक्सट्रीम लेवल पे सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। अब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फिर बाद में लोग बोलते हैं समझ में ही नहीं आया हमें तो, ऐसा हो रहा था, बिकॉज यू वर नॉट पेइंग अटेंशन या यू वर नॉट लिसनिंग टू हिम। आप अपना वर्डिक्ट उसे सुना रहे थे, जबकि हमें ये होना चाहिए कि हम उसे सुने, उसके इमोशंस को वैलिडेट डायग्नोसिस करें। नहीं हो रहा है, हम तो सिर्फ सिम्टम देख के हाँ, बता रहे हैं उसको। एग्जैक्टली exactly. अगर आपको कुछ भी बिहेवियर में चेंज लग रहा है तो यू कैन थिंक कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो। सुन तो लो। हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं कि वीकनेस है, ये है, वो है। एंड अ वेरी फनी myth अबाउट साइकेट्रिस्ट दैट वी कैन रीड माइंड्स। नो, एक्चुअली वी कैन नॉट रीड माइंड्स। मैं आपको देख के नहीं पढ़ सकती हूँ कि क्या है। इट इज जस्ट लाइक कि हम कम्युनिकेट करेंगे, आपकी लाइफ और सर्कमस्टांसेस के बारे में हिस्ट्री लेंगे, उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स है, उसे डायग्नोसिस रीच करने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट अबाउट माइंड रीडिंग रीडिंग एंड ऑल। पीपल्स माइंड। वी आर ओके। नॉट साइकिक। इट इज जस्ट अबाउट द कम्युनिकेशन। इट्स अ सैड थिंग, पर हम लोग और हाल ही में एक स्पेशली एबल्ड लोगों पे फिल्म भी आई है, सितारे ज़मीं पर। जी, जी, जिनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्पेशली एबल्ड में, जो कि एक बहुत परमानेंट ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं बायोलॉजिकली, बिल्कुल, जो वो ट्रीट नहीं हो सकती है, पार्शियली ट्रीट होती है, और वो उसी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। बिल्कुल। तो हम जनरली आम भाषा में इनको पागल बोलते हैं कि भाई ये पागल है। हम्म। केमिकल लोचा है ब्रेन में, हाँ जी। हर बार कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसको एक क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं आप लोग कि ये पागल है, मतलब मेंटली डिसऑर्डर है, और मे बी सम अदर करेक्ट वर्ड फॉर इट, हम्म। या इसको पार्शियल इशू है कुछ विच कैन बी ट्रीटेबल। पहले तो अब मैंने ये वर्ड बोलना ही छोड़ दिया है, पागल वाला या क्रेजी वाला या मैड वाला, बिकॉज ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। इफ यू हैव सीन द मूवी सितारे जमी पर, ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली मेड, इट इज जस्ट मियर डिफरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम। मान लीजिए मेरे अंदर ही एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया होता तो शायद मैं भी नॉर्मल नहीं होती। तो वी डोंट हैव एनी राइट ह्यूमैनिटी बेसिस पे अगर हम उन्हें पागल बोलेंगे, एंड उन्हें, बहुत सारे लोगों में इतनी समझ होती है कि लोग उनकी मौकरी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बाय गॉड्स ग्रेस और यूनिवर्स
के उससे उनको ये एक डिसेबिलिटी मिली हुई है एंड हम्म, हम उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज कर रहे हैं पागल बोल के, तो वो एक अलग एक स्टिग्मा क्रिएट करता है। देन जो आपका सवाल था, कमिंग बैक टू दैट, कि दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक साइकोटिक होता है और एक न्यूरोटिक होता है। ओके जो आप बात कर रहे थे वो न्यूरो डेवलपमेंटल वाला है, ओके वो इन दोनों में भी नहीं आएगा। हाँ दैट इज न्यूरो डेवलपमेंटल, कि बचपन से ही प्रॉब्लम लेके ही पैदा हुआ है बायोलॉजिकल बच्चा। कुछ हाँ जी, डिसऑर्डर ब्रेन में या हाँ इसमें जी, है। या तो ड्यूरिंग द बर्थ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ हम्म जब बर्थ दे रही थी मॉम, या जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन था, या कुछ केमिकल क्रोमोसोम का वो था, हम्म तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं। ओके अब ब्रॉडली अगर साइकियाट्री की बात करें तो दे आर साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में मोस्टली जो हम पागलपन बोलते हैं या क्रेजी बिहेवियर वाला बोलते हैं, वो वाले डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें ओके स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सारे डिसऑर्डर्स आते हैं बड़े-बड़े। उसमें हमें बिहेवियर थोड़ा-सा अल्टर्ड मिलता है पेशेंट का। हम्म लाइक कि वो अपने अकेले में बैठ के बात कर रहे हैं, या अचानक से गुस्सा करने लग गए, वायलेंट हो गए, या कुछ अजीबो-गरीबे हरकत कर रहे हैं, कहीं पे भी घूमने निकल निकल गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये एक्चुअली वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं। उनके मिड ब्रेन में डोपामाइन का एक्सेस रिलीज होने लग जाता है। हम्म ओके उस कारण से ये सिम्पटम्स आते हैं उनको। तो उसके लिए साइकोट्रोपिक्स बनी हुई हैं कि हम उस डोपामाइन को कंट्रोल करके वो सिम्पटम्स को दबा सकते हैं। बट इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ कि हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेजेस में लें। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग बहुत क्रोनिक करने के बाद डिसीज को लैंड अप करते हैं। तो अब रियलाइजेशन ही नहीं आता है उस रियलाइजेशन लेवल नहीं तक। आता है कि ये भी कोई इलनेस हो सकती है। हम्म बहुत बार पेशेंट आके बोलते हैं 5-6 महीने से अकेले कमरे में बैठ के ये अपने आप से बातें कर रही थी। अब अकेले में बैठे बातें कर रही थी तो उनको लग रहा है कि शायद ये किसी किसी भी रीजन के कारण ऐसा कर रही है, जबकि उसको अनचाही और कोई दिख नहीं रहा है लेकिन उसको आवाजें सुनाई दे रही है। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई कमेंट कर रहा है कि ये अपूर्वा ऐसे बैठी है, ऐसे पैर रखा है इसने। अब मुझे वो आवाज आ रही है तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान ही नहीं है। तो मेरा बिहेवियर आपको आप अजीब सा आपकी दुनिया में लगेगा, हो। मैं अपनी दुनिया में हूँ, तो आपको मैं पागल जैसी लगूंगी। जबकि हो तो वैसे ही रहा है ना, जैसे डायबिटीज में मान लीजिए किसी की बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रहा, करेक्ट। है ना, तो उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन नहीं होते, तो वो जाके एंटी डायबिटिक मेडिकेशन चालू करता है और वो ठीक रहता है। बट अब यहाँ पे ब्रेन में लोचा हुआ है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग तैयार नहीं है कि या तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि ये फर्स्ट तो कोई अवेयरनेस नहीं है सर। इशू है। हाँ, अवेयरनेस ही नहीं है सबसे बड़ी चीज। तो हम्म लाइक आई वर्कड इन पेरिफेरी फॉर अराउंड 2 years। हम्म हमारे यहाँ अवेयरनेस नील है, रिसोर्सेस नील हैं, एंड द स्टिग्मा क्रिएटेड बाय द सोसाइटी इज सो पावरफुल कि आपको देखते से पागल बोल देंगे। हम्म। मतलब अगर और एक ओपीडी में, डिस्टेंस भी बना लेते हैं, हाँ, डिस्टेंस तो बना के जनरली जैसे, हम हाँ, अज्यूम करते हैं कि कि ये जैसे वायलेंट कि होगा। ये वायलेंट हो जाएगा, ये आपको हार्मफुल, हाँ हार्म कुछ कुछ कर भी कर सकता है, सकता है। कुछ भी कर देगा, मार देगा। जबकि 90% केसेस में ना वो विक्टिम होते हैं, वो ज्यादातर मार खा रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसी हरकत ओह कर रहे होते हैं तो घर वाले भी मार रहे होते हैं। तो इट इज अ वेरी सैड रियलिटी विच आई केम टू नो व्हेन आई जॉइंड इन साइकियाट्री। बट देन ये होता क्यों है, मतलब कैसे कैसे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे कोई घर बैठ के इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है हाँ, पर एक अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरीके का डिसऑर्डर है या उसके अर्ली स्टेजेस में है। अर्ली स्टेजेस में इफ यू फाइंड द चेंज इन द बेसलाइन ऑफ द बिहेवियर, हम्म, मतलब हम हमें पता होता है कि हमारे घर में किसका बिहेवियर किस टाइप का है। हाँ कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई करेक्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी को कोई चीजें बहुत पसंद होती हैं, किसी को नहीं होती, किसी हम्म को कुछ अलग ही तरीके की। तो जो चेंज, जो बेसलाइन में चेंज है बिहेवियर का, वो हम्म हम सबसे पहले जज करें। हम्म, अगर आपको लगे कि अपूर्वा इज क्लियर नॉट रह रहा है। बीइंग हरसेल्फ, हम्म ये अपने जैसी खुद के जैसा बिहेव नहीं कर रही है, दैट इज द फर्स्ट साइन। देन सेकंड साइन हम स्लीप पे देख सकते हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, प्रॉपरली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सोशलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे पहले जैसा। हम्म, तो ये कुछ अर्ली साइंस हम कैच कर सकते हैं कि बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। ओके। एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इन इलनेस का बहुत होता है। अगर फैमिली में रन कर रही हैं हम्म तो चांसेस बढ़ चांसेस जाते है। हैं। हाँ जी, इसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं। कॉन्जेनिटल वगैरह होने का भी चांसेस होता है इसमें। आई डिडंट गॉट यू सर। कॉन्जेनिटल डिस्पोजिशन मतलब होता है कि भाई माँ हाँ, को है तो जेनेटिक, हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है। हो उसके सकता है। अलग-अलग डिसीज़ के अलग-अलग परसेंटेजेस हैं, तो हम्म उसको फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, हम्म कि फैमिली हिस्ट्री अगर रही है योर ब्लड रिलेटिव्स में, मदर हम्म के साइड, फादर के साइड, किसी के भी साइड रही हो, तो वो एक आपका वल्नरेबिलिटी फैक्टर हो जाता है। प्लस अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस आई,
तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गई, तो वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। ओके। हम लोग अभी बात कर रहे हैं विच आर मोस्ट ऑफ साइकोटिक में फॉल करता है ये। हाँ जी, ये साइकोटिक में फॉल करता नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं हम बोलते हैं बहुत उदास रहता है, बहुत सैड है। है। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि बहुत ज़्यादा सैड होना एंड क्लिनिकली डिप्रेशन में जाना या क्लिनिकली डिप्रेस्ड होना, ये हाउ डू यू बाइफरकेट? देखिए, सैडनेस एक नॉर्मल इमोशन है। हम्म। मतलब कुछ लाइफ में बुरा होगा, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो सैडनेस फील करना इज अ वेरी नॉर्मल इमोशन, जस्ट एवरीबडी गो थ्रू। ये नॉर्मल है, वो फील करना ही चाहिए। बट विथ टाइम ये धीरे धीरे कम हो जाता है, हम्म। और आप अपनी लाइफ में नॉर्मली सब चीजों को एंजॉय भी करने लगते हो, आपका सब कुछ नॉर्मल हो जैसे जाता इंडिया वर्ल्ड कप हार गई तो थोड़े दिन है। लगेगा। हाँ, मान लीजिए 1 हफ्ता लग गया मैक्सिमम। करेक्ट। बट सैडनेस है कि आपकी जो सैडनेस है वो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, चलते जा रही है। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन विच यू वर हैविंग इन प्रीवियसली, कि आपको प्रीवियसली उन चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, बट सडनली यू आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन दोज ऑल्सो। ये दो तो मुख्य लक्षण है जो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा चल सकते हैं। धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपको डिफिकल्टी होने लगती है कि मैंने उस समय क्या बोला था, आज क्या बोला था, जो आजकल यंगस्टर्स बहुत बोलते हैं, मैं आजकल फॉगी भूल जाता थिंकिंग, हूँ, मैं हाँ, भूल जाता भूल हूँ, जाता मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा बोला था। प्लस आपकी स्लीप और एपेटाइट डिस्टर्ब होती है। मैंने डिस्टर्ब इसलिए बोला कि नींद या तो बहुत ज्यादा भी आ सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। हूँ। एपेटाइट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो भी हो सकती है। सकती एक्सट्रीम लेवल्स पे आपकी सुसाइडल थॉट्स आना, एकदम होपलेस, वर्थलेस और हेल्पलेस लगना, कि अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर मैं एकदम ऐसे बार ग्राफ के हिसाब से बोलूं, तो सैडनेस धीरे धीरे कम हो जाता है, डिप्रेशन धीरे धीरे गहरा होते जाता है। तो सैडनेस डिप्रेशन को एक साथ बोलना ही एक डिसरिस्पेक्ट है जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, है। बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विथ। अगर आप किसी को देखेंगे विच इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, it is a very difficult situation, and even the medication takes at least 2 weeks to work out, कि उतना ओके। टाइम तो मिनिमम लगता है कि आपको 10-20% इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, हम्म। along with लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, along with थेरेपी। ओनली मेडिसिन वोंट हेल्प। हाँ, ओनली मेडिसिन वोंट हेल्प, आपको बहुत सारे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। लाइक कि उनमें एक बहुत इनर्शिया आ जाता है कि सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये जैसे मैंने ओके। आपको बोला कि ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जो व्यक्ति लेटा हुआ है उसकी नींद खुल गई है, बट उसका मन ही नहीं करेगा कि अब मैं बेड बेड से उतरूं और आज जाके अपने काम करूं। तो बिल्कुल धक्का मारते रहते हैं वो अपने आप को। तो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील आर विद। वी सीइंग अ लॉट ऑफ राइज इन सच केसेस की डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत यंग एज पे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ तो रही हैं। अगर मैं डेटा के हिसाब से भी बताऊं आपको, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो निमहांस कंडक्ट करता हम्म। है, 15-16 में हुआ है, अब तो उससे भी ज्यादा ही हो गए होंगे। 1 in 5 को एक मेंटल डिसऑर्डर है, राइट। और 1 in 10 को कॉमन मेंटल डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी डिप्रेशन है। हम्म। बट अगर मैं बोलूं, जो शॉकिंग है, 80% ट्रीटमेंट गैप है। मतलब अगर 100 लोगों का है तो उसमें से सिर्फ 20 लोग हेल्प ले रहे हैं, 80 लोग साइलेंटली सफर कर रहे और ये ऐसा क्यों हो रहा है? हैं, बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा। कि मैं बताना नहीं चाह रहा कि मैं एंजाइटी या फर्स्ट, डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। एग्जैक्टली फर्स्ट तो है स्टिग्मा, कि अगर मैंने बोला साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ही अपने आप में एक पागलपन की निशानी है, लोग मुझे लेबल कर देंगे कि ये तो पागलों के डॉक्टर के पास वहां है। उसने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ विजिट करके आया। हाँ, इवन यू विल बी शॉक्ड कि अगर पब्लिकली साइकेट्रिस्ट, अभी ऐसा नहीं है, अभी मेरे पेशेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर स्टोरीज में पहले की भी देखूं, अपने सीनियर्स की भी देखूं, कि अगर आपको पब्लिकली कोई देख लेगा कि ये साइकेट्रिस्ट हो, मैं इसका पेशेंट हूँ, दे वोंट ग्रीट यू। ओह, ओके। इतना स्टिग्मा हाँ। है सोसाइटी में कि अरे बाप रे, पता चल जाएगा अरे ये साइकेट्रिस्ट से मिल रहा था, मतलब जरूर इनके पास ट्रीटमेंट के लिए गया होगा। अदरवाइज नॉर्मल दूसरी ब्रांचेस में है कि डॉक्टर दिख गया अगर पब्लिकली तो दौड़ के जाएंगे कि अरे ओपनली सर मैं भी बताते हैं, यहाँ पे हाँ, हूँ, मैं आप तो यहाँ ये पे डॉक्टर आए। से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ इस चीज का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पर साइकेट्रिस्ट से छुपते हैं लोग कि अगर पब्लिकली दिख जाए तो दे वोंट रिकॉग्नाइज यू देयर। जबकि एक नॉर्मल बॉडीली डिसऑर्डर है वो भी। ये भी एक ह्यूमन चेंजेस है, एक्सपीरियंस है, करेक्ट ये भी करेक्ट। एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। ब्रेन भी आपकी बॉडी का पार्ट है, हम्म। जैसे हार्ट आपकी बॉडी का है, जबकि मोस्ट लिवर क्रिटिकल आपकी। पार्ट है। मोस्ट क्रिटिकल है एक्चुअली। सब कुछ कंट्रोल माइंड कंट्रोल्ड है। के थ्रू ही हो रहा है। अगर मैं हाथ ऐसा रख रही हूँ, मैं बोल कैसे रही हूँ, सब कुछ वहीं से कंट्रोल हो रहा है, सारे रिफ्लेक्सेस वहीं से आ रहे हैं। बट उस में प्रॉब्लम है तो एक स्टिग्मा है सोसाइटी का। दूसरा है कि सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे भी डेवलप होते हैं।
मान लीजिए कि समझ ही नहीं आता है। सैडनेस से शुरू हुआ, उसको लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। मैं सोचना बंद करता हूँ। आज से मैंने योगा क्लास जॉइन कर ली, आज से मैंने मेडिटेशंस जॉइन कर लिए। प्लस देयर आर वेरी मिसलीडिंग फैक्टर्स ऑन द इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। लाइक कोई आके जिस सिर्फ ऐसे बोल देते हैं कि एक दवा रहित निदान है, आप मेरी एक वर्कशॉप अटेंड कर लो, हम्म। आप मेरी सिर्फ एक ट्रिक को फॉलो कर लो और आप ठीक हो जाओगे। 4 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। हाँ, अब वो व्यक्ति 4 महीने से प्रॉब्लम में है, आप उसको 4 दिन में कैसे ठीक कर सकते हैं? हीलिंग इज अ स्लो प्रोसेस। 2 दिन में ठीक नहीं हो सकता किसी ये भी हमको तरीके एक्सेप्ट से। करना पड़ेगा पहले। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रेन सर्किट्स एकदम से वापस से नॉर्मलाइज नहीं हो जाएंगे, जो आपकी इतनी प्रॉब्लम पहले से चल रही है, या वो केमिकल्स एकदम से नहीं हो जाएंगे कि सेरोटोनिन और डोपामिन 2 दिन में आपने बैलेंस कर दिया। तो ये मिसलीडिंग फैक्टर्स हैं। वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अरे वो हमने ऐड देखा था। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम अभी तो हमने ना उस पे ऐड देखे थे, तो उन्होंने बोला कि बस वो एक ट्रिक फॉलो करनी थी, वर्कशॉप अटेंड करनी थी, उसके बाद तो हम ठीक हो जाएंगे। पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे ये लोग अपना। रियलाइजेशन है उनको हाँ, कि भाई ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं, तभी तो मेरे यहाँ आए ना, वरना तो कौन आना चाहता है कि साइकेट्रिस्ट के पास बाहर बैठने में उनको लगता है कि अरे कोई देखना ले कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिकॉज स्टिग्मा है, उनकी भी गलती नहीं है। इवन इफ आई वुड हैव बीन इन सोसाइटी देयर का प्लेस। स्ट्रक्चर ही वैसा है। एग्जैक्टली, अगर कोई यंग फीमेल के पेरेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले यही पूछते हैं, मैम अगर गोली चलती रहेगी तो इसकी शादी कैसे करेंगे? बताना पड़ेगा क्या, कब तक चलने वाली है? तो स्टिग्मा तो है। वही थायराइड की गोली लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह उठते से खाली पेट हर बंदा आराम से ले ले लेता है, लेता है। बीपी की भी ले लेता है, सबको बता भी देते हैं। पर काम वही हो रहा है कि बॉडी ऑर्गन के में ही कुछ डेफिशिएंसीज हैं या कुछ इम्बैलेंस है, बट थिंकिंग टोटली डिफरेंट है दोनों एस्पेक्ट में। किस तरह के पेशेंट्स जनरली आप एनकाउंटर करते हैं जब साइकोटिक इश्यूज लेके कोई आता है आपके पास? साइकोटिक इश्यूज मतलब दो, अगर मैं ब्रॉड बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बात करूं, एक है स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके। स्किज़ोफ्रेनिया में थॉट इमोशंस का बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। पेशेंट प्रॉपरली सोच नहीं पा रहा होता है, उसकी सोच ही हैम्पर हो जाती है। जैसे हमारे उसमें फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स बोलते हैं उसको, ओके। कि थॉट का फ्लो ही खराब हो गया है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है, कभी टेंजेंशियलिटी होती है, हम्म। कभी सर्कमस्टेंशियलिटी हो जाती है, कभी पॉवर्टी ऑफ थॉट थॉट हो जाता है। इन सब का मतलब कि अपन मैथ्स में पढ़ते थे टेंजेंट, कि मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने मुझे एक बार तो अपना नाम बता दिया, अब मैं आगे कुछ भी पूछूंगी तो आप मुझे शायद रिपीटेडली एक ही चीज बोलने वाले हो, या आप कुछ अलग ही आंसर दे दोगे, या मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कुछ आंसर ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके थॉट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, पावर्टी है वहां पे। हम्म। ये स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट है। उसके जो तो ये दो। एक्चुअली मतलब बहुत एक्सट्रीम होता है कि भाई आप जैसे आप बता रहे हैं कि मैं नाम पूछा, अब वो बता नहीं पा रहा है, तो ये एकदम एक्सट्रीम लेवल हो गया बिल्कुल कि एक्सट्रीम आई एम है। नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम है। पत्थर फेंकने लग जाते हैं, पत्थर बटोरने लग जाते हैं, इतना इस लेवल तक का हो जाता है। डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस दो बड़े लक्षण हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। डिल्यूजन मतलब फिक्स्ड फर्म एंड फॉल्स बिलीफ। अगर मुझे ऐसा लगने लगा कि आज मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और आज तो मुझे पकड़ लिया और मैं मर सकता हूँ। अब आप सोचिए कि ये स्ट्रेस है उसको, हम्म। अब वो सब जगह से भाग रहा है, कोई नहीं है उसके पीछे, पर आपको उसका बिहेवियर कितना इरेटिक लगेगा। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा हो तो मैं इस कुर्सी के पीछे छुप जाऊंगी, या मैं आपसे बचते रहूंगी, मुझे लगेगा कि आप कुछ दूसरे कपड़े पहन के तो नहीं आ गए, आप पुलिस ही तो नहीं है। माय गॉड। या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि अगर ये लोग बैठे हैं, अगर कोई यहाँ पे, वो मुझे ऐसा लगेगा पक्का मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बहुत ओवर कॉन्शियस रहूंगी, पता नहीं मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरे बालों पे कमेंट तो नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथों पे कमेंट तो नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे बोल रही हूँ इस पे, तो वो और कॉन्शियस दिखेंगे अपने को, तो अपने को लगेगा कि ये क्या पागल हो जैसी हरकतें कर रहे हैं। दूसरा है हेलुसिनेशन, जो अपन ने पहले भी बात करी, कि यहाँ पे बैठे हैं, आवाज कुछ और आ रही है, कि ये अपूर्वा कैसे बात कर रही है, कैसे जबकि बोल अपूर्वा है रही ही है। नहीं। हाँ, अपूर्वा इनसे मत बात कर, उठ के चली जा। तो मैं उठ के चली जाऊंगी, आपको लगेगा ये किसको बुलाया मैंने शो पे, ये तो उठ के चली गई। हम्म। तो लेकिन मुझे वो डरा रहे हैं ना कंटिन्यूअसली कि इनसे बात मत करो, इनसे उठ के जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। मतलब ये लेट्स से कि ये फिजिकली प्रेजेंट है, जो भी क्रू मेंबर यहाँ बैठे हैं, और हाँ। हमको लगेगा कि ये एक्चुअली है ही नहीं, या तो वो नहीं है और हमको लगे कि है। नहीं, ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, दिखेगा ऑडिट। कोई नहीं। ओके। दिखेगा कोई नहीं, हाँ। लेकिन आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर, जैसे आपको ओके। मेरी आ रही है, मुझे आपकी आ रही है, उतनी ही क्लियर है। उस किसी की जो है नहीं। जो है नहीं, ओके। इसलिए इनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोला है।
किसी को ऑल फैक्ट्री होते हैं, सुगंध आ रही है अजीब सी, हम्म। तो हर सेंसेस अच्छा, में हो नेजल भी सकेगा। होता है उसमें? हाँ जी, हाँ जी, सारे ओके। सेंसेस में हो सकता है। विजुअल भी होते हैं, हम्म। लेकिन विजुअल का मोस्टली बोलते हैं कि पहले ऑर्गेनिक पार्ट होता है, कि मे बी कुछ ब्रेन में थक्का जम गया हो या स्ट्रोक आया हो, उस टाइम पे भी होता है, डिलीरियम में भी होता है। बट विजुअल हेलुसिनेशंस भी इधर फॉलो अप करते हैं कि मतलब ओके। यहाँ पे कोई नहीं है पर दिख भी रहा है बात करता हुआ। जैसे अल्कोहल की बात करें अपन सब्सटेंस में, उस टाइम पे होते हैं विजुअल हेलुसिनेशंस हाँ, हम लोग कि जनरली बोलते हैं हाँ, नॉर्मल कि कोई केस में दिख कि रहा है, कोई आ रहा दिख रहा है, है। या दीवार पे छोटे-छोटे जानवर चलते हुए दिख रहे हैं। हम्म। वो विजुअल हेलुसिनेशंस में फॉल डाउन करते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद पता चलता है कि यार उनका बिहेवियर एब्नॉर्मल होना जायज़ है। अगर ब्रेन में इतना लोचा चल रहा है, उसको ऐसी चीज़ें हो रही है, तो वो अजीब ही तो बिहेव करेगा। नॉर्मल कैसे कैसे बिहेव बिहेव करेगा, करेगा? करेक्ट। जब इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया है। इवन डिल्यूजन ऑफ लव भी होता है। मुझे लगने लगे विराट कोहली मुझसे प्यार करता है। अब मैं पूरे दिन उसको टीवी पे देखूँ एंड वो आपकी बात मानेंगे भी नहीं। आप कुछ भी बोल दो, मैं बोलूँगी कि ये कलर मैंने आज इसलिए पहना है क्योंकि सुबह टीवी में विराट कोहली ने इसी कलर का टी-शर्ट पहना था। उसने मुझे बोला है मैचिंग करने का। अच्छा, उसने बोला है मुझे मैचिंग करने का, ये भी एंड बोलते टू हैं? ऑफ माय पेशेंट्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि उनका बिलीफ खत्म भी नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। क्योंकि वही बहुत देर से लैंड अप करते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड सिचुएशन, सैड सिचुएशन, जिनको भी ये होता है, बहुत ही बुरी सिचुएशंस में होता है। तो अगर स्टिग्मा ना हो और वो लोग जल्दी हेल्प लें, तो चीज़ें काफ़ी बेटर होती है। क्योंकि उतना डीपर इम्पैक्ट नहीं होगा आपके ब्रेन सर्किट लेवल्स पे। जितना ज़्यादा डीपर इम्पैक्ट होता है, तो मान लीजिए आप 4 साल बाद लैंड अप करें, तो अब उम्मीद है, मुझे ही पहले ही पता है कि 70% तक इम्प्रूवमेंट होगा, हम्म। और वही आप 1-2 महीने में ही आ गए लेके, तो मुझे पता है कि 90 से 100% मेनी पीपल आर डॉक्टर्स विथ दीज़ इलनेसेस। मेनी पीपल आर डॉक्टर वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने अर्ली डायग्नोसिस किया, अर्ली इंटरवेंशन किया, उनकी रिकवरी फुल है। तो स्टिग्मा छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जिस भी कंसर्न को ये डेबिलिटेटिंग डिसीज हुई है, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। उसको भी क्योर मिले, वो भी टाइमली। वो भी नॉर्मल लाइफ जी पाए, उसको भी डिसेबिलिटी के साथ जीना ना पड़े, और उसके ऊपर भी लेबल ना लगे। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आप किसी को ना बताएं, बिल्कुल ना बताएं, बल्कि हम खुद ही बोलते हैं कि आप किसी को मत बताइए, आपको स्टिग्मेटाइज करेगी सोसाइटी। पर हेल्प तो लो, नॉर्मल लाइफ तो जियो, करेक्ट। अप्रोच तो आपको करना अप्रोच चाहिए। तो करिए। उसमें तो कोई हार्म ही नहीं है। वैसे भी साइकियाट्रिस्ट और पेशेंट के बीच में रूल होता है प्राइवेसी का। अंटिल एंड अनलेस पेशेंट गिव्स मी कंसेंट, आई कैन नॉट रिवील एनी हिस्ट्री अबाउट द पेशेंट। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती उनके बारे में। जितना पेशेंट मुझे बताने का बोलेगा, मैं उतना ही बता सकती हूँ। अंटिल एंड अनलेस ऐसा कोई थॉट हो सुसाइडल वाला, वो मुझे फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपकी और कोई हिस्ट्री नहीं रिवील की जाएगी, पर अगर ऐसा कोई थॉट है, तो वो हमें फैमिली को बताना ताकि एक पड़ेगा, आपकी प्रोटेक्शन सुरक्षा के सर्कल लिए। बन जाएगा। हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए, कि आपकी मेडिसिन सुपरवाइज होंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। कभी कोई ऐसा केस आया है जो बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो, पर आप एक उसको रिज़ॉल्यूशन तक लेके गए एंड द पेशेंट गॉट क्योर्ड फाइनली? ओके, मैं रेसिडेंसी का बताऊँगी, क्योंकि रेसिडेंसी में आप ऑलमोस्ट 24/7 अपने पेशेंट को देख रहे होते हो। ओके। एंड वंस यू पास आउट, तो फिर क्या होता है, थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि आपके पास रेसिडेंट हैं या आपने एडमिट भी किया, तो आप पूरे दिन नहीं देख रहे होते हो, आप 2 विज़िट लगाओगे या 3 विज़िट लगाओगे। करेक्ट। रेसिडेंसी में आपके पास काम है कि आप वार्ड ही देखोगे पूरे टाइम, आपके अंडर कोई एडमिट हुआ है, तो आपको उसको देखना ही देखना देखना ही है। है। देयर वाज़ अ पेशेंट, आई वाज़ वेरी न्यू इन द रेसिडेंसी, आई कैन नॉट रिवील मच हाँ, हिस्ट्री। विल कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी। येस, शी वाज़ अ फीमेल, वो लैंड अप करी, एक डिसीज़ होती है कैटाटोनिया करके। ओके, कैटेटोनिया। कैटेटोनिया, उसमें शी वाज़ रिफ्यूजिंग टू ईट। नेगेटिविज़्म था, मतलब आप उसको कुछ भी कमांड दोगे, वो फॉलो नहीं करेगी। हुँ, स्पीच आउटपुट निल था, म्यूटिज़्म था, ओके। एंड सबको लग रहा था कोमा में है। क्योंकि बोल ही नहीं पा रही है। हाँ, कुछ बोल ही नहीं रही, किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो पेरी-फेरी में लोगों को लगा कोमा में है, उन्होंने अ, हमारे इंस्टीट्यूट में रेफर किया। जब वो ईआर में लैंड अप करी, तो फर्स्ट इज लाइक इमरजेंसी रेसिडेंट्स देखते हैं, उसके बाद दे गिव द रेफरेंस कि इस तरफ का नहीं लग रहा है, साइकेट्री की तरफ का लग रहा है, तो लेट्स कॉल साइकेट्री। वी वेंट देयर एंड वी डायग्नोस्ड की कैटेटोनिया है। जो भी मेडिकेशन स्टार्ट करनी थी, वो हमने स्टार्ट करी। विद इन 2 आवर्स शी एटलीस्ट स्टार्टेड टॉकिंग। उसने पहली बार बोला, ज़्यादा नहीं बोला, मुश्किल से 10 मिनट बात की होगी, बट उतनी हिस्ट्री में पता चला कि इन-लॉज़ ने उसको बर्न करने की कोशिश की थी। आफ्टर दैट शी रैन अवे फ्रॉम देयर, केम बैक टू हर फादर्स हाउस, और उसके 2-3 दिन बाद से उसको ऐसे सिम्पटम्स स्टार्ट हो गए थे।
ये भी उसने बहुत ब्रीफली बताया, उसके बाद वो वापस से कैटाटोनिया में ही जा रही थी, आ रही थी, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा था। देन देयर इज़ अ ट्रीटमेंट मोडालिटी इन साइकियाट्री ईसीटी, इसी जिसके बारे में भी बहुत मिथ्स हैं। ओके इलेक्ट्रिक कन्वल्सल थेरेपी जो बोलते हैं ना शॉट दे रहे हैं। हाँ शॉक देने हाँ जी, इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट मोडालिटी। अ, उसको हमने 8 सेशंस दिए। ओके इस ट्रीटमेंट का हाँ जी, इस बात को अराउंड 8 साल हो गए हैं। दैट गर्ल गॉट मैरिड टू अनदर मैन ओह वाओ हू इज़ नॉट स्टिग्मेटाइजिंग मेंटल हेल्थ। वो उसकी दवाइयाँ लेने के लिए खुद जाता है डॉक्टर के पास, उसके साथ ही। दे आर हैविंग अ किड राइट नाउ एंड शी इज़ लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। क्योंकि उसके फादर काफ़ी सपोर्टिव थे। जो उसके फादर थे वो उसको लेकर आए थे। दे वर सो पुअर कि ही हैड टू स्टॉप हिज एंटी डायबिटिक मेडिकेशन कि मेरी दवा ना ही चले लेकिन मैं बच्चे की बच्चे के दवाई लिए करें चलाऊँगा। हाँ बट फाइनली सब सही हो गया। आई थैंक्स टू स्टिल यू एंड जो उनके प्रेजेंट लव्ड वंस हैं जो उतना केयर ले रहे हैं एग्ज़ैक्टली एंड द न्यू हस्बैंड हाँ ही शुड बी प्रेज़्ड अ लॉट कि उन्हें पता होने के बाद कि इसको मेंटल इलनेस है, उन्होंने रीमैरी किया और उसका अभी भी टेक केयर कर रहे हैं। जैसे एंड ही हिमसेल्फ सेज़ कि नॉर्मल है, अगर कोई और बीमारी भी होती तो हम ध्यान रखते। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है एक्चुअली ये सोसाइटी को। ये सोच बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक पेरिफेरी में मिली है। हम्म, और अगर आप अभी अर्बन में बात करेंगे कि हम पढ़े-लिखों की बात करेंगे, तो पढ़े-लिखे आके सबसे पहले मेंटल बोलेंगे। अरे ये तो मेंटल है। हम्म, मतलब दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है ना कि पढ़ने लिखने के बाद लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, हाँ वो उस थोड़ा सा तरीके से सेंस हो जाता है, हाँ लेकिन नहीं बात नहीं, करेंगे इस नहीं तरीके नहीं से करेंगे वो। आपके सामने उस बेचारे बंदे या बंदी को बोल देंगे ऐसे। अब वो ऑलरेडी परेशान है और आपने इस ये तरीके का मेंटल लग रहा लेबल है और दे दिया। ये पागल लग रहा और है जबकि वो मेंटल रहते भी नहीं है ज्यादातर, उसको एंजाइटी हो रही होती है, पैनिक अटैक आ रहा होता है, वो तो मेंटल है भी नहीं। कैटेटोनिया तो एक्चुअली साइकोटिक डिसऑर्डर। हम लोग एक और बहुत कॉमन सिम्टम है या केस है उसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं खास करके कि एंग्शियस होना और एक एंजाइटी का एक्सट्रीम लेवल होना क्योंकि इसमें दोनों में क्या एक डिफरेंस आता है बिकॉज एंग्शियस होना मुझे लगता है कि बड़ा ही नॉर्मल इमोशन है आप एग्जाम के पहले एंग्शियस होते हैं रिजल्ट के पहले एंग्शियस होते हैं बिल्कुल रिलेशनशिप्स में आप एक्सपेक्टेशन जब रखते हैं तब थोड़ा सा एंग्शियस होते हैं एग्जैक्टली तो ये आपने एंशियस बोला विच इज नॉट नॉर्मल इमोशन, जैसे अपने ने सैडनेस के बारे में बात हम्म करी। अब हम इसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोलने लगते हैं। हम्म, डिसऑर्डर मतलब कि आपका सोशियो और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इम्पेयर होने लग गई, आपकी ओके डेली लाइफ हैम्पर होने लग गई, तब वो डिसऑर्डर के लेवल पे जाता है। मान लीजिए स्टेज पे जाके मुझे बोलना है, मुझे 2 मिनट के लिए एंजाइटी होगी, हम्म उसके पहले भी हो रही होगी 2-3 दिन पहले से। बहुत लोग हैं तो लेकिन पैर भी शिवर हाँ, होते सब हैं होते हैं। पर आप स्टेज पे गए, आप कॉन्फिडेंटली बोलने लग गए एंड बात वहीं खत्म हो गई। हम्म अब वो चीज़ ऐसी हो रही है कि आप कर ही नहीं पाए। आप वहीं पे फंबल करे, आपको वापस उतरना ही पड़ गया। आप नहीं बोल पाए। इसके साथ आपकी सोशियो ऑक्यूपेशनल बोला मैंने। मुझे इतनी एंग्जायटी हो रही है कि मैं आपसे प्रॉपर्ली बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे उस इवेंट के बाद हैं। एग्ज़ैक्टली। हाँ हाँ उस इवेंट नहीं, मैं मेरे को एंग्जायटी है। ओके मुझे एंग्जायटी डिसऑर्डर है। हम्म वो भी मतलब नॉर्मली है, उसके भी पूरे ब्रेन सर्किट है। एमिग्डाला नाम का एक हमारा ऑर्गन होता है, मतलब ऑर्गन नहीं होता, एक पार्ट होता है ब्रेन हम्म का, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। ओके तो उसको कंटिन्यूअसली ऐसा लगता रहता है कि हमें बचना है चीजों से। हाँ वो घंटी ओके बजाए जा रहा है, कुछ है नहीं सिचुएशन आसपास बचने के लिए, लेकिन उसे ऐसा हो गया है क्योंकि कुछ पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं या प्रायर कोई हिस्ट्री रही मैं हो। पूरे टाइम बैक फुट पे रहना हाँ, पसंद करता हूँ तो वो तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर ऐसे सिम्पटम्स दिख रहे हैं अपने को कि वो एंजाइटी हो रही है। हम्म तो एंजाइटी डिसऑर्डर अपन जब बोलेंगे कि आपकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ खराब हो रही है, कितने लोग अपने काम नहीं कर पाते हैं। हम्म मतलब मेजॉरिटी को रेजिग्नेशन देना पड़ता है इनके कारण। फिर बाद में या तो उनके कंपनी वाले बोलते हैं रेजिग्नेशन मानने के पहले कि एक बार तुम जाके किसी को कंसल्ट करो यार, इतना नहीं होना चाहिए। तब फिर वो लैंड अप करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है अच्छा अपने को ये प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट है, अभी तक क्यों परेशान हो रहे थे। तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं लेट्स से इफ आई एम गोइंग थ्रू एंजाइटी डिसऑर्डर हम्म फॉर एग्जांपल तो मेरे घर वालों को या मुझे ही अर्ली सिम्टम्स अगर पता चले कि भाई ठीक है ये थोड़ा सा नॉर्मल एंग्शियसनेस से ज्यादा हो रहा है अब वो आपको फील होगा, ओके नॉर्मल नहीं लगेगा। हम्म आपको लगेगा कि यार ये इतना घबराने की तो बात ही नहीं है, ये इतना क्यों घबराते हैं इस चीज में। हम्म नींद खराब हो जाएगी, एपेटाइट खराब हो जाएगी, आप चीजों को अवॉइड करने लग जाओगे, ज्यादातर अवॉइडेंस में जियोगे।
हम्म, कि अवॉइड कर रहे हैं, पार्टीज में जाना अवॉइड कर दिया, लोगों से मिलना अवॉइड कर दिया, आइसोलेशन हाँ, अच्छा लग रहा है। कोई भी न्यू टास्क लेने से ही मना कर दिया, मुझे तो दो ही मत, मैं तो नहीं करूंगी। तो हम्म, अब आपके पास टैलेंट तो है, लेकिन आप इस एंजाइटी के कारण काम ही नहीं कर रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, और कंटिन्यूअसली आप दिख रहे हो स्ट्रेस में। दिखता है, स्ट्रेस में दिखता है इंसान, ऐसे हमेशा फ्राउनिंग लाइंस दिख रही हैं, या कंटिन्यूअसली हेडेक का आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि हेडेक बना, कांस्टेंट थॉट चलते जा रहा है। कांस्टेंट थॉट चलते जा रहे हैं। एंजाइटी के इतने सिम्टम है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती अभी, कि मैं शायद खुद ही एनालिसिस नहीं कर पाऊंगी। हेडेक हो सकता है, मसल स्टिफनेस हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेट भी खराब हो सकता पेट है। खराब हो सकता है, कोई कोई लोग एंशियस कफिंग करते हैं। ओके। इवन आई यूज्ड टू डू दिस इज इन न्यू। माय चाइल्डहुड, कि अगर एग्जाम है तो उसके हाँ। पहले मुझे खांसी आती थी, जैसे ओके। ही पेपर लिखना चालू किया बंद हो गई। बंद हो गया। बट वो मेरे हैम्पर नहीं किया, हम्म। कभी परफॉर्मेंस को हैम्पर नहीं किया, लेकिन जब वो आपके परफॉर्मेंस को भी हैम्पर करने लगे, तो इट इज अ डिसऑर्डर। ये भी मेडिकली ट्रीटेबल है। बिल्कुल ट्रीटेबल है, ओके। वेरी इजीली ट्रीटेबल है। हम्म। और ट्रीटमेंट अगर आप जितना जल्दी लेते हो तो आपकी लाइफ क्वालिटी बहुत हो जाती है। हम्म। मतलब अपन बोलते हैं ना, लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी तो भले ही जितनी भी हो। तो आपकी क्वांटिटी तो नहीं पता मुझे, क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो जाती है, कि यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच यू वर नॉट डूइंग सिंस योर चाइल्डहुड इवन। क्योंकि ये जो इलनेस है एंजाइटी वाला, ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है बहुत सारों में। इसका प्रेवलेंस हर एज ग्रुप में है, ओके, कभी भी हो कभी सकता है भी हो किसी को सकता भी। है, बचपन से भी हो सकता है। तो वो काफी बेटर है, इट इज मच बेटर कि अपन हेल्प ले लें। हम्म। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिसऑर्डर के लिए दवाइयां ही दी जाती हैं, और अगर दवाइयां दी भी जाती हैं, मैं बोल रही हूँ, तो दे आर नॉट हार्मफुल। अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आप आयरन सप्लीमेंटेशन दोगे। विटामिन डी की कमी हो गई है तो आप दोगे, तो आपका सारी चीजें ठीक होगी, वरना आपकी बोन वीक होने लगती है, आपको दूसरी बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। वैसे अगर ब्रेन में जो सर्किट लेवल पे सेरोटोनिन डोपामिन और इनका इंटरप्ले हो रहा है, वो डिसबैलेंस्ड है, तो फिर आप नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाते हो। तो इट वो भी कोई हार्मफुल नहीं है, बट माइल्डर केसेस में विथ थेरेपी ओनली, विथ सम ब्रीदिंग टेक्निक्स ओनली, आप इनको काफी कंट्रोल कर कंट्रोल कर सकते हो। सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस से जो माइल्डर केसेस होते हैं वो काफी बेटर हो जाते हैं। और एक इवन लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग एक टर्म पे भी सस्टेनेबल अप्रोच है ये। एग्जैक्टली सस्टेनेबल अप्रोच है, कि जो लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर सीवियर केस के भी साथ आए हैं, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया जैसा उन्हें बताया, तो उनकी दवाइयां धीरे धीरे बहुत कम हो जाती हैं और जल्दी से बंद भी हो जाती है, क्योंकि यू आर गिविंग अ नेचुरल पुश टू योर ब्रेन, हम्म। कि वो ये सारी चीजें खुद से रिलीज करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स निकालता है, आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो तो एंडोर्फिन्स राइट। निकल रहे हैं, जिनको अपन हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं। करेक्ट। अब आप वो मान लीजिए अभी आपका ब्रेन 20% ही निकाल रहा है, पर जैसे जैसे अपन डेफिशिएंसीज फिल करेंगे तो वो भी अपना पार बढ़ाएगा। तो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच, कि दोनों चीजें साथ में काम करें। क्या क्या एज ए डॉक्टर या एक्सपर्ट आप मानते हैं कि ड्यू टू ओवर यूसेज या बहुत ज़्यादा प्रिविलेंस है सोशल मीडिया का हमारे लाइफ में डेली लेवल पे, एंड दैट इज ऑल्सो अ कॉज की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक एंग्जाइटी लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। 100% ये तो एक बहुत ही बड़ा कॉज है। मैक्सिमम लोग शायद इसी के कारण बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब आप मतलब भी इस अगर, केस में मुझे लगता है कोई बायोलॉजिकल ट्रिगर नहीं है कि भाई ब्रेन का कुछ डिसफंक्शनिंग हो गया जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा देखिए हो रहा है। स्ट्रेस तो मुझे लगता है सभी की लाइफ में है। हाँ। शायद कोई भी नहीं होगा कि ओवर जो, हाइप्ड हो गया है आजकल। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद कि जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं हो। राइट। सभी की लाइफ में सभी की स्ट्रेस है। लाइफ में है। अब अपन उसको और ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने ब्रेन को। जो मोबाइल की लाइट हम पूरे दिन देख रहे हैं, पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके तो मल्टीपल डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि एक लोग तो हैं कि वो कंटिन्यूअसली अपने आप को कंपेयर ही कर रहे हैं, यार इसकी हाँ, लाइफ बढ़िया है, ये तो रोज घूमते रहते हैं। वहाँ अच्छा ही दिखता है। हाँ, कोई भी आपकी अपनी खुद की रोती हुई फोटोज तो नहीं लगाता ना, या बैड डेज की फोटोज तो पोस्ट नहीं करता कि कौन इस दिन लगाएगा? मैंने इतने बुरे कपड़े पहने थे, वो लगा दे कि, हाँ, कुछ लोग लगाते हैं रोने वाले स्टेटस भी, लेकिन वो भी अटेंशन सीकिंग ही एक पार्ट का, हाँ, कि मुझे सेलिब्रिटीज़ जो वैलिडेशन जनरली चाहिए, करते हैं। मुझे हाँ, वैलिडेशन चाहिए वैलिडेशन मेरे चाहिए। इमोशन का, कि कोई पूछ ले कि तू दुखी क्यों है। हुँ। तो कंटिन्यूअसली एक तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा बेटर है। अब वो एक बहुत डिससैटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करता है, और फिर इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत नेचुरल होता है। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, किसी एक फीमेल ने डाल दिया कि मुझे ये गिफ्ट मिला,
अब वो दूसरे दिन वो डिमांड करेगी उसको तो ये मिला था, मुझे तो ये मिला नहीं। अगर वो डिमांड नहीं भी करती पर मन में सोच रही है, अब वो अच्छा खासा रिलेशनशिप भी होगा, उसे पता है शायद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम ये सब चीजें अफोर्ड कर पाए, पर वो कंपेयर करना बंद नहीं करेंगे मेंटली, मुझे तो वो लगता है चलता रहेगा। और एक कॉमन चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, एक जो एक हैबिचुअल हो गया है, हमारी प्रैक्टिस हो गई है, कि हमें किसी को अगर बर्थडे विश करना है या कुछ करना है, स्टेटस वो लगता वो स्टेटस तो डाल ही रहे हैं, साथ में मेरे ही घर में है, आप मेरी फैमिली मेंबर है, है। पर मैं एग्जैक्टली ग्रुप में डाल रहा हूँ और आपको विश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, क्योंकि आप बाजू में बैठ के नहीं विश कर रहे, हाँ, बाजू में बैठ के विश नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हो। मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, और शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखने के लिए कि और कितने लोग हैं जो ग्रुप में हैं, जो मेरी मॉम को या मेरे डैड को, मेरी वाइफ को एग्जैक्टली, विश कर रहे हैं, फिर नहीं कर चेक रहे। कर रहे हैं पूरे दिन, इसने नहीं किया, हाँ, उसने नहीं इसने किया। कर दिया, इसने नहीं किया, ये जरूर हमसे जलते हैं, करेक्ट। जरूर इनको हमसे प्रॉब्लम है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो, सच में सामने वाला बिजी होगा पूरे दिन, इसलिए वो उस समय नहीं कर पाया, लेकिन आपने एक अपनी धारणा बना ली उसके लिए कि पक्का ऐसा है। प्लस जो आप बोल रहे हो कि विश करने वाला, अब लोग 50-50 स्टेटस डालते हैं हैप्पी बर्थडे वाले, हाँ, उससे करेक्ट। क्या बेनिफिट मिल रहा है? सीरियसली डोंट नो, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? और जो वो नेगेटिविटी आप एक्वायर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी और एग्जैक्टली ये, और उसमें आप खुश नहीं हो रहे हो, एट द एंड आप याद कर रहे हो कि यार मेरी वो फ्रेंड ने तो डाले ही नहीं मेरे लिए, हाँ, करेक्ट। वो बदल गई है जरूर, अब उसको मेरे साथ वैसा लगाव तो नहीं रहा। तो अब हो सकता है उसको उतना ही हो, लेकिन आपने अपनी एक गलत धारणा बना ली। अब जब आप अगली बार उससे मिलोगे तो अपने प्री कंसीव नोशन के साथ मिलोगे, इसने मेरे बर्थडे पे तो लगाया ही नहीं, अब इससे मेरी नहीं बनती। आपने अपना रिलेशनशिप खुद खराब कर लिया। अब एक दूसरे प्रकार के लोग भी हैं कि आपने फोटो डाली, अब आप दिन भर देख रहे हो कितने लोगों ने लाइक कर दिया, हाँ, व्यूज में जाके देखो। हाँ, कितने ने लाइक किया, कितनों ने नहीं किया, कितनों ने कमेंट किया। बेवजह का स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं हम खुद के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है? आपको फोटो अच्छी लगी, आपने डाल दी, सामने वाले को ना लगे तो भी क्या प्रॉब्लम है? तो जो एक डायलॉग है ना जब वी मेट का, करीना कपूर बोलती है मैं अपनी फेवरेट हूँ। हम्म, अगर वो लोग सब लोग वो फॉलो करने लग जाए तो आधी प्रॉब्लम तो शायद सच में खत्म हो जाए। तो लोग कंटेनमेंट बहुत सोचिए जरूरी है। वैलिडेशन चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि आप बोलो कि अपूर्वा तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। क्या जरूरत है? मुझे पता है। अगर मुझ में कुछ फॉल्ट भी है तो वो मुझे पता होगा। वो मेरा ही फॉल्ट एवरीबॉडी है। नोस कि मेरे करेक्ट। अंदर ये चीज फॉल्ट है, ये चीज मैं अच्छी नहीं करती, वो मुझे पता है। पर मैं दूसरे से वैलिडेशन चाहती हूँ, तो वो एक बहुत कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट ब्रेन लेवल पे क्रिएट करता है। और जब वो हमारा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होता तो फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर हम गुस्सा कर रहे होते हैं सामने वाले पे, और फिर मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम दिस कि आप जब ऐसी छोटी छोटी चीजों को देख के डिससेटिस्फाइड हो गए, तो अब मान लीजिए घर में कुछ अच्छा भी हुआ है तो आप तो पूरे दिन का वो बैगेज लेके आए हो जो सोच रहे थे, तो अब जो घर में अच्छा भी हुआ है वो भी आपको अच्छा नहीं दिख रहा, आप घर वालों पे भी आके चिढ़ रहे हो। पर क्या, क्योंकि अभी हमारे यहाँ रूम में भी अभी बहुत सारे जेंजी है, नेक्स्ट जनरेशन भी बैठी है, तो पर ये तो बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। ये हम्म। ये तो रुकने से रहा कि हम बोलेंगे आप सोशल मीडिया यूज मत करो, हाँ, ये तो कोई प्रैक्टिकल केस ये बनेगा प्रैक्टिकली नहीं है ही इसमें। नहीं, बिकॉज देयर आर प्रोज एंड कॉन्स बोथ। करेक्ट। पर क्या वैलिडेशन सीख करना सिर्फ सोशल मीडिया से तो स्टार्ट हुआ नहीं है हम्म। ना? ये हम पहले भी करते आ रहे हैं। ये हम पहले घर पे पूछते थे, फ्रेंड सर्कल में किसी को पूछते थे, इन पर्सन, कभी कॉफी शॉप पे, कभी खेलते हुए। पर कितने लोग होंगे सर? घर पे 4-5 लोग होंगे, जॉइंट फैमिली होगी तो 10 लोग होंगे। फ्रेंड्स आपके कितने होंगे? 15। अब आपने हज़ारों लोग जोड़ रखे हैं सोशल मीडिया पे। जिनको आप कभी मिलने भी नहीं वाले हैं। हाँ, जिनको आप मिलने भी नहीं वाले हो। लेकिन आपको उनसे वैलिडेशन चाहिए कि ये एक हार्ट इमोजी दबा दे मेरे इस पे। हाँ, वो तो आया नहीं तो मतलब आपकी लाइफ बेकार है, यू आर एग्ज़ैक्टली। यूजलेस। लोग सो नहीं रहे हैं ये सोच के कि अरे यार मेरे इस पोस्ट पे तो इतने ही लाइक्स आए। बेकार में इतना खर्चा कर दिया ट्रिप पे। बेकार में इतना खर्चा कर दिया। मैक्सिमम लोगों से अगर आप बात करेंगे या मैक्सिमम बात नहीं भी करेंगे, इफ यू इवन जस्ट ऑब्जर्व, आप अगर कहीं घूमने वाली जगह गए हैं, इवन आई एम अ रिलीजियस पर्सन, माय फैमिली इज होल रिलीजियस, तो वी गो टू पिलग्रिमेजेस। हाँ, करेक्ट। अब वहां पे तो आपको इतना फोटो खींचने का कोई सेंस नहीं है अगर आप एक्चुअली भगवान के दर्शन करने आए हो तो। आप तो वहां छोड़ने पे जा रहे लोग हो। मोबाइल लेके सिर्फ रील बना रहे हैं पूरे टाइम। ठीक है, आपने आपके शौक के लिए बनाया, दैट इज टोटली फाइन, इवन वी डू दैट। हम्म, बट आप सिर्फ वही करने आए हो, भगवान के मुंह पे ले जाके मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, व्हाट इज दिस? क्योंकि आपको स्टेटस लगाना है, लोगों को दिखाना है कि मैं आज मैं यहाँ खाटू आई श्याम थी। गई थी, हाँ। सिर्फ इसीलिए। अब आपने एट प्रेजेंट वो जगह को एंजॉय ही नहीं किया, आपने आसपास देखा ही नहीं कि वहां कैसी मूर्ति थी, वहां या आसपास वो जो कैसा पीस था ऑफ माइंड के लिए स्ट्रक्चर, गए जो थे। पीस ऑफ माइंड था। हम्म। आप देखोगे जिन मंदिरों में बाहर मोबाइल रखवा दिया जाता है ना, लोग कैसे रेस्टलेस दिखेंगे आपको।
ओ एकदम जल्दी से राउंड फिनिश करके आते जल्दी हैं। से राउंड फिनिश करके जाते हैं। अगर उनके साथ छोटे बच्चे होंगे, वो तुरंत बोलने लगते हैं, "मम्मी मैं तो बहुत बोर हो गया। पापा मेरे को तो बोर लग रहा है, मैं क्या करूँ?" अब आप सोचो छोटे क्यों बच्चे हमारी अभी मिस्टेक है, उनको हमने ही आदत नहीं, लगाई है वहाँ। आदत उनकी लग गई है। अब वो उनको तो कंटिन्यूअसली डोपामाइन हिट चाहिए। अब उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि अब बिना कुछ करे चलना पड़ रहा है ना वहाँ पे। तो वो तो बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं कि बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। नॉर्मली भी अगर पहले अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, हम लोग तो घंटों बैठ के बातें करते रहते थे। हाँ, करेक्ट। कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। स्पेशली अब मेरे पहाड़ के टीले कज़िन्स हैं ढूँढते थे कि यहाँ जाके एग्ज़ैक्टली, बैठेंगे। एग्ज़ैक्टली। अब मेरे कज़िन्स हैं, जेन ज़ी वाले ही हैं सारे। मैं उनको कभी देर तक बात करते हुए नहीं देखती। सब अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं नीचे मुँह करके। अगर बात भी करेंगे तो उस मोबाइल में देखते हुए कि मैं ये गेम खेल रहा हूँ, तू ये गेम खेल रहा है और कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है इसके अलावा। वो एक ही क्रिकेट मैच एक ही हाँ, या कमरे तो वो में जोत मोबाइल पे लेते हैं बैठ के। मोबाइल पे। बस, यही है बस। अदरवाइज़ कुछ है ही नहीं। मोबाइल पे ही वैलिडेशन लेना है हर चीज़ का। एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि मेरा 1 साल का बच्चा यूट्यूब चला लेता है। दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आप उसे गलत आदत दे रहे हो, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हो। जो वो खुद से एक्सप्लोर करता, दुनिया में देखता चीज़ें, अपने विजुअल सेंसेस को यूज़ करता, आपने उसको एक लाइट बॉम्ब दे दिया हाथ में और आप खुश हो रहे हो कि मेरा बच्चा तो यूट्यूब सब चला लेता है, वो तो उसमें टेक्नोलॉजी वॉइस एक्सपर्ट बन रहे हैं। हाँ, वो तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, वो तो खुद ही सर्च कर लेता है, वो तो वॉइस कमांड देके कर लेता है। अब एज़ अ डॉक्टर जब आप सुन रहे होते तो आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप सबको सलाह नहीं दे सकते, बट दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। वी शुड नॉट गिव योर मोबाइल फ़ोन्स इतने ईज़िली कि खाना नहीं खा रहा है इसलिए हम दे देते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। खाना नहीं खा रहा है इसलिए दे देते हैं। आप खुद ही उसको बता रहे हो कि अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा तो मुझे ये मोबाइल देने वाले हैं। आपने खुद उसको ट्रेन कर दिया है। उसके दिमाग की कंडीशनिंग कर दी है। ये भी साइकोलॉजिकल है कि आप कंडीशनिंग करते रहते हो चीज़ों की। तो आपने कंडीशनिंग कर दी उसकी। मोबाइल मतलब खाना, खाना मतलब मोबाइल। अब जब दोनों को सेपरेट करोगे तो प्रॉब्लम हो गई। उसको विथड्रॉल सिम्पटम जैसा फील होगा। एग्ज़ैक्टली मैं यही बोलने वाली थी। जैसे कि अगर किसी अल्कोहलिक पेशेंट की थेरेपी चल रही होती है तो उसे सबसे पहले कंडीशनिंग ही सिखाई जाती है। मतलब जब हमें उसे डिस्चार्ज करना होता है तो उसको बोलते हैं कि अभी 6 महीने ना आप जिस ठेके पे जाते थे या जिन दोस्तों के साथ रहते थे उनके साथ मत जाना, हुँ, कि आपके दिमाग की कंडीशनिंग है उनके साथ। ये मतलब ये। इमीडिएटली आप अट्रैक्ट कर लो। एग्ज़ैक्टली दिस मतलब दिस। हुँ, दिस ठेका इक्वल्स टू मी ड्रिंकिंग। हुँ, तो वो क्यों है और वो क्यों बहुत स्ट्रांगली आएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कितनी भी कोशिश करो। हुँ, लाइक एक पावलोव का एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि सलाइवेशन हमारा एक इनेट एक्सपीरियंस है कि खाने को देख के राइट, हमें होता है होता है। सलाइवेशन। उसने उस एक डॉग को यूज़ किया। उस डॉग को खाना देता था, उसने चेक किया कि सलाइवेशन हर बार हो रहा है। देन ही स्टार्टेड रिंगिंग बेल हुँ, और साथ में खाना दिया। अब उसने देखा कि ओवर द 6 मंथ्स उसने ऐसे किया कि जब भी खाना देगा तब बेल भी रिंग करेगा। हुँ, अब 6 महीने बाद पहले जिस बेल बजाने पे सलाइवेशन नहीं हो रहा था, फिर जब अकेले भी बेल बजा रहा था वो, हुँ, तो भी तब उसको सैलिवेशन हो सलाइवेशन रहा हो रहा था। दिस इज़ कंडीशनिंग। है। हुँ, अब और इससे डीलिंग करने में टाइम लगता है। तो इट इज़ नॉट अ वन शॉट कि आप आए, आपने सोचा कि अब चलो छोड़ देते हैं अपन, 2-4 दिन में सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम क्योंकि ब्रेन की बात है ये, उसको डीलिंग करने में टाइम लगेगा, अनकंडीशन करने में अपने आप को समय लगेगा चीज़ों को। तो इट टेक्स टाइम। अब अपन अपने बच्चों को क्योंकि सब्सटेंस ऐसा नहीं है ना कि एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस के लिए ही है। इंटरनेट एडिक्शन एक बहुत बड़ा एडिक्शन है जो सभी बहुत में बड़ा मिल रहा है, एडिक्शन है। सभी में मिल रहा है। अब आपने इंटरनेट एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, देयर आर सो मच ऑफ गैम्बलिंग, कॉन गेमिंग गैम्बलिंग, गेमिंग सभी है। और मुझे लगता है गेमिंग को तो लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। उनको कंसीडर नहीं, लग रहा है उनको लगता है कि ये सही है तो, ये तो सही है या क्या फिर खराब है ठीक है बच्चा खेल रहा है तो। बच्चा खेल रहा है कोई बात नहीं, अपने को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हुँ, बहुत सारे पेरेंट्स इस टाइप के भी होते हैं जिनको लगता है कि हम अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, अब तो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, हाँ, मेरी भी तो लाइफ है। मेरी भी तो लाइफ है। तो तो जॉइंटली भी खेलते हैं वो। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो कहीं और पार्टी कर रहे होते हैं, घर पे बच्चा खेल रहा होता है। ट्रू, एग्री। तो अब जब आप अकेला छोड़ के गए हो बच्चे को, वो खेलेगा ही ना, वो तो छोटा-सा है। हुँ, उसे थोड़ी इतना सेंस है कि ये मेरे लिए गलत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाया होता कि बेटा पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही करना है, तो हम भी एक्चुअली बाहर जाके वही खेल रहे होते हैं ना पूरे-पूरे दिन। तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है इसमें। अब पेरेंट्स खुद ही बोल रहे हैं खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दो। हम खुद ही उन्हें इंटरनेट एडिक्शन खुद से दे रहे हैं प्लेट में और परोस के। रेस्टोरेंट्स में तो ये बहुत कॉमन, जैसे आप रेस्टोरेंट्स में गए, बच्चे साथ में हैं, तो हाँ, पहली चीज़ जो होती है, आप आपके पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और उस बच्चे को एग्ज़ैक्टली या एंड तो पेरेंटिंग शादियों में इज़ दे देते हैं। वेरी डिफिकल्ट थिंग। I also go through lot of this kind of issues ओके एंड as a parent also.
ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो थ्रू, बट इट इज गुड दैट यू हाँ। आर एक्सेप्टिंग दैट। मेनी वोंट एक्सेप्ट कि नहीं हमारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है, हम तो दोनों वर्किंग है, हम क्या कर सकते हैं। बट बिफोर प्लानिंग यू आर नोइंग दैट यू बोथ आर वर्किंग राइट। एंड यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब तो आपको मोबाइल देते समय भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जैक्टली ध्यान तो देना अगर चाहिए। आप एक न्यू लाइफ को लेकर आए हो दैट इज गोइंग टू लिव फॉर अराउंड 70-80 years, तो आपको उसे बचपन अच्छा देना पड़ेगा। अगर करेक्ट। आप बचपन ही अच्छा नहीं दोगे, इतना ट्रॉमेटिक दोगे, अकेला छोड़ के जाओगे, तो वो कैसे आगे किसी पे भी ट्रस्ट कर पाएगा। इवन देयर इज अ थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने भी बताया था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एक स्टेज है उसमें। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट। ओके। ये बच्चा लगभग बचपन से ही, लाइक इफ अ बेबी व्हेन इज बोर्न, अब उसे फीडिंग की चाहिए, वो रो रहा है, हम्म। अब देयर इज अ वेरी कंसर्न मदर जो आके उसे तुरंत फीड करा रही है, तो वो बच्चे के अंदर ना ट्रस्ट की क्वालिटी होगी कि वो लाइफ टाइम लोगों पे ट्रस्ट करेगा। ओके। अब वही उसे ऐसी मदर मिली कि वो रो रहा है, बिलक रहा है, 15-20 मिनट हो गए फिर भी नहीं आई है, कोई और आ रहा है, कोई और होल्ड कर रहा है, फिर उसके अंदर एक बीज आएगा मिसट्रस्ट वाला। फिर अपने को ऐसे लोग मिलते हैं ना कि साला विश्वास ही नहीं करते किसी चीज पे। तो ये सब चीजें बचपन से इनकॉर्पोरेट होती हैं, विच पीपल आर नॉट गेटिंग, एंड वो माय लाइफ माय रूल्स के चक्कर में खुद की भी लाइफ खराब कर रहे हैं और अपने बच्चों की भी खराब कर रहे हैं। तो अब ऐसे ऐसे मेरे पास बच्चों के बहुत सारे केस केसेस देखे हैं आते अभी हैं। रिसेंटली, कि बच्चे को घर में बंद करके जा रहे हैं क्योंकि हमें पार्टी करना है। इट वॉज योर डिसीजन टू ब्रिंग दैट लाइफ, तो अगर पार्टी करना था तो देयर वॉज नो नीड। हाँ, वो कोई जू का एनिमल नहीं है, आपने उसको एग्जैक्टली, आपने बंद करके बंद कर जा रहे चले। हैं, फिर बाद में जब बच्चा इरेटिक बिहेवियर कर रहा है कि पब्लिकली द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, अब्यूजिंग यू, देन यू आर ब्लेमिंग द चाइल्ड कि हमारा बच्चा अच्छा विच नहीं इज है, नॉर्मल रिएक्शन विच इज उस अ चाइल्ड का। नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज द चाइल्ड इज सीइंग कि मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स उनकी केयर कर रही हैं, उनके फादर उनकी केयर कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके लिए अलग से टाइम स्पेयर कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे, तो मैं उन पे कैसे ट्रस्ट करूं। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, स्टिल यू आर गोइंग, तो फिर बच्चा तो आपको अब्यूज ही करने वाला है। अब आपने चाइल्डहुड ट्रॉमा दे दिया, ये एक वल्नरेबिलिटी का है। अब चाइल्डहुड में आपने उसको बीज डाल दिया है, अब बड़े होके उसको डिप्रेशन एंजाइटी सब कुछ रहेगा। बड़े होके भी क्या बात करूं मैं, अभी ही हो रहा है, उसको इस उम्र में ही हो रहा है। वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपको उस तरीके से। नहीं एक्सप्रेस भी कर रहा है करता सर, है। तभी तो आया। हम्म। जब ये सब होने लग गया तब पेरेंट्स की। हाउ हाउ यंग दिस चिल्ड्रन वेयर? 11 कितने? ईयर ओल्ड। 11 साल? तो ये सब देख के दुख भी होता है कि इतना स्ट्रेस हम बचपन से क्यों डाल रहे हैं किसी पे भी। तो सबको थोड़ा सा कॉन्शियस और माइंडफुल रह के अपने लाइफ के डिसीजंस लेना चाहिए, तो उनके ऊपर भी स्ट्रेस कम होगा और अपने आसपास के लोगों पे भी स्ट्रेस कम होगा, और हम इन सारी चीजों से बच जाएंगे। तो साइकेट्रिस्ट की कमी की कोई खलेगी नहीं किसी को, कि नहीं भी होंगे तो अच्छी लाइफ जी रहे इसी होंगे लाइफ सब में लोग। पैनिक अटैक्स भी होते हैं नॉर्मली एंजाइटी में। पैनिक अटैक्स आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। एकदम से ऐसा लगता है बहुत तेज हो रही है दिल की धड़कन, हाथ पैर में शिवरिंग हो रही है, पसीना छूट रहा है, ओके। सांस नहीं लेते बन रही है। इस इसके दौरान भी बहुत सारे नंबिंग सेंसेशंस होते हैं कि हाथ पैर में जान नहीं है, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, मैं यहाँ नहीं हूँ शायद, पता नहीं कहाँ पर है, ऐसे वाली फीलिंग आती है, एंड इट इज वेरी टेरिफाइंग फॉर द पेशेंट। मतलब ऐसा फील होना कि अब जान निकल जाएगी। आप मानोगे कि हर बार इमरजेंसी रूम चले जाते हैं ईसीजी निकलवाने की, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। ऐसा मेजोरिटी केसेस में होता है, इतना फ्राइटनिंग होता है। मतलब उनको ऐसा फियर होता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो 5 मिनट उनकी लाइफ के आगे के 2-3 घंटे खराब कर देते हैं, और आगे के उनको डर बना रहता है ये अगली बार ना हो जाए बस। इतना डरावना होता है, एंड दीज आर वेरी कॉमन। देखिए, आप और मैं दोनों जानते हैं मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, और माउंटेन ड्यू पीने से कोई डर के आगे जीत होती नहीं है। एग्जैक्टली। बराबर है। और एंजाइटी और इस तरह के इमोशंस काफी नॉर्मल होते हैं, पर इसको ओवरकम कैसे करें, जस्ट सो दैट कि ये एक एक्सट्रीम लेवल पे पैनिक अटैक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उस लेवल पे ना जाए ये, ओके, मतलब अभी किसी को नहीं है पैनिक अटैक और हम वैसे सिचुएशन में वैसे बैठे हैं, सिचुएशन में है। क्योंकि अगर पैनिक अटैक है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आप हेल्प लीजिए, हम्म। क्योंकि दैट इज अ थिंग विच नीड इंटरवेंशन। हम्म। लेकिन अगर अपन नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे हैं, कभी कभी होता है, थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को मैं फिर से वही बोलूंगी, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस।
ओके, अगर आप एंशियस रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यू कैन ट्राई बॉक्स ब्रीदिंग करके एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। देयर आर बॉक्स मेनी ब्रीदिंग, मेनी ओके, ब्रीदिंग पैटर्न्स, बट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट या मोस्ट यूजेबल इजीली कर सकते हैं अपन। आप इमेजिन करिए एक बॉक्स है, ईच साइड इज फॉर 4। ओके, आपको 4 सेकेंड्स इनहेल करना है, देन यू विल हैव टू होल्ड इट फॉर 4 सेकेंड्स, देन अगेन एक्सहेल फॉर 4 सेकेंड्स, एंड देन अगेन होल्ड इट फॉर 4 सेकेंड। ओके, ये एक साइकिल हुई। ऐसे आप 12 से 15 साइकिल करिए। ओके, अब इससे होगा क्या कि ब्रेन को ये स्टिमुलेशन जाएगा कि देयर इज नो थ्रेट अराउंड, क्योंकि ये आपकी वेगल नर्व को स्टिमुलेट करता है। तो सिग्नल जाता है, वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मलाइज हो रही है बॉडी। नॉर्मल है। अब एंजाइटी के टाइम पे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो अपन ब्रीदिंग करके पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट कर रहे फास्ट ब्रीदिंग होती है थोड़ी थोड़ी। हैं। हाँ, कि हम पूरा कॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हैं और अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं। तो इट रियली वर्क्स वंडर। कि ओके, अगर आपको स्टेज पे भी जाना है तो आप नीचे बैठे बैठे किसी को समझ में भी नहीं आएगा। 12 से 15 बार करिए, आप काम डाउन हो जाएंगे एंड यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली देन। दूसरी होती है ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस लाइक कि आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेकर आते हो। सारे सेंसेस को यूज करना है बेसिकली आपको। आंखों से आप 5 चीजें देखिए, उसको अगर मैं बोलूँ तो 5 4 3 2 1 मेथड। ओके, 5 चीजें ऑब्जर्व करिए, जैसे अपने आसपास ये प्लांट रखा हुआ है, पीछे मैं वो मॉन्यूमेंट देख सकती हूँ, या ये मैं माइक देख लूँ। इनको सिर्फ ऑब्जर्व करें। 4 चीजें छू के देखें, अगर मैं अपने कपड़ों का देखूं टेक्सचर कैसा है, या ये आर्मरेस्ट देख रहे हैं, कोई ठंडी चीज पकड़ ली। 3 चीजें सुन लें, जैसे पीछे से कुछ आवाज आ रही है, उसको थोड़ी देर ध्यान से सुने। 2 चीजें आप सूंघ सकते हो, मान लो परफ्यूम कैरी कर रहे हो या मॉइस्चराइजर। जिनको एंजाइटी ज्यादा होती है उनको बोलते हैं कि मिंट गम लेके चला करो। तो ओके, क्या वो एकदम से आपको सेंसेशन देंगे, टेस्ट चेंज होगा। हाँ, ओके, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में अलर्ट वापस करेंगे आएंगे। आपको। हाँ, नहीं, आप अलर्ट से वापस से आप प्रेजेंट मोमेंट में आ प्रेजेंट जाओगे, मोमेंट में आ क्योंकि जाओ। आप अलर्ट तो वो एंजाइटी में ऑलरेडी। ओवर हो रहा है वो, हाँ, वो ओवर ओवर स्टिमुलेट हो रहे अलर्ट हो, तो आप सॉरी। वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। तो ओके, दीज आर ग्राउंडिंग टेक्निक्स। देन थेरेपीज भी होती हैं जिसमें आपके थॉट्स पे काम किया जाता है कि थॉट को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, तो आप अपना एक्शन कैसे लोगे और फिर आपका बिहेवियर कैसे होगा। क्योंकि सारी कहानी थॉट से ही शुरू हुई है। तो जब आप थॉट को ऑल्टर करेंगे तो आपका जो वो है कॉग्निशन वो ठीक होगा, और फिर आपके बिहेवियर में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा ये कैसे पता करते हैं? क्योंकि मुझे भी आसपास के बहुत सारे अ, लोग हैं जो मिलते हैं या कभी बात होती है तो बोलते हैं यार बहुत डिप्रेस फील होता है यार, हम्म। अच्छा नहीं लगता है, या मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, या हम्म। ये सिचुएशन मेरे लिए बार बार होती है, सो आई गेट लॉट डिप्रेस्ड। हम्म। पर वाकई में उनकी लाइफ में इतना कुछ नहीं होता है जिससे वो कि हम बोले, यार जनरली हम इनको कंपेयर करते हैं भाई डिप्रेशन, वही कोई सोल्जर हो और उसको उसके 4 हाथ मतलब हाथ पैर टूट गए हों, इतनी गोलियां लग गई हों, वो बोले मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप उससे अगर कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, तो हाउ हाउ डू यू डिफाइन डिप्रेशन? देखिए जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं होते उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा कि एमआरआई या सीटी स्कैन में निकल के आ जाएगा या ब्लड रिपोर्ट्स में निकल के आ जाएगा कि डिप्रेशन है। इसके लिए आईसीडी और डीएसएम करके मैनुअल्स हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी तक आईसीडी 10 फॉलो हो रहा था, अब 11 फॉलो हो रहा है। तो उसमें स्टडीज होती हैं और लोगों में कैसे कैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, और उस हिसाब से फिर सिम्टम्स डिफाइन होते हैं। लाइक सिम्टोमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। सिम्टोमेटिक हाँ, ही होता है, ये इसीलिए होता है। हमें हिस्ट्री लेने में टाइम लगता है और हम डायग्नोसिस तक रीच करते हैं। लाइक डीएसएम सेज कि 5 आउट ऑफ 9 सिम्टम, 9 सिम्टम्स दिए हुए हैं, उसमें से अगर 5 मिल रहे हैं इसमें। लेकिन जैसे कि ये सैडनेस और ये वाली बात है, आज मैं सैड हूं तो और कल नॉर्मल हूं, तो ये सैडनेस नहीं है। ये सैडनेस प्रोलॉन्ग्ड होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स या मोर देन 2 वीक्स। दूसरा सिम्टम है एनीडोनिया। एनीडोनिया का मतलब होता है कि यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स विच यू वर हैविंग प्लेजर बिफोर। कि पहले अगर मुझे मूवी देखने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन आजकल मैं बोल रही हूँ नहीं यार, मूवी नहीं देखना। दिस इज एनीडोनिया, क्या मजा ही नहीं आ रहा पहले वाली दिलचस्प चीजों में, अब मुझे रुचि नहीं लगती। दूसरा है कि कंसंट्रेशन इश्यूज हो जाना, फटीकेबिलिटी रहना, साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाना। साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं हमने बहुत ही कम कर दिए हैं, बहुत एनर्जी लेवल स्लो दिख रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स आने लग जाना, ओके, गिल्ट में रहना पूरे टाइम। और गिल्ट मोस्टली लोगों के द्वारा दिया गया होता है। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि उसका थ्रेशोल्ड कितना है। मैं इतना झेल सकती हूँ या मैं इतना झेल सकता हूँ, तो उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है उनके लिए ये बहुत भारी हो, और मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मैं तो रोज ही ऐसी चीजें झेल जाती हूँ। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन।
ये पर्सनैलिटीज भी डिफरेंट होती हैं। ओके, किसी की एंशियस पर्सनैलिटी में ही फॉल करता है, राइट। कोई इस पर्सनैलिटी में फॉल करता है, कोई बॉर्डर लाइन में फॉल करता है। तो पर्सनैलिटीज भी डिफरेंट होती हैं। तो वो भी कोई डिसऑर्डर नहीं है। दिस इज हाउ वी आर बॉर्न। ऐसे ही पैदा हुए हैं, तो एक उसको तो चेंज नॉर्मल नहीं कर सकते। नॉर्मल बिहेवियर काउंट एग्जैक्टली। करते हैं हाँ उसको। जी। ओके। हम जनरली सोसाइटी में ये सोचते हैं कि कोई गरीब होगा या बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में उसने फेस करे होंगे तो उसको स्ट्रेस ट्रॉमा ये सब होगा। पर हम तो सेलिब्रिटीज भी देख रहे हैं आज के टाइम्स में, पिछले 10-20 इयर्स का अगर हम रिकॉर्ड्स देखें कि अविची करके एक बहुत बड़े सिंगर थे। फिर हमने दीपिका पादुकोण को देखा बिल्कुल। गोइंग थ्रू मेंटल इश्यूज। देन हनी सिंह quoted that he faced a bipolar disorder. एग्जैक्टली। Why do celebrities have? Because उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ एबंडेंस में है, आपके पास फेम है, आपके पास पैसा है। पर सर फॉर विद फेम स्ट्रेस कम्स नेचुरली। वो फुल टाइम लाइमलाइट में है। पीपल आर कंटिन्यूअसली जजिंग देम। दैट इज बाय चॉइस, राइट? हाँ, दैट इज बाय चॉइस एंड दे आर एंजॉयिंग इट ऑल्सो। बट जैसे हमने बात करी कि अगर स्टेज पे जाके बोलना है तो इट इज माई चॉइस। बट स्टेज पे जाने के पहले तो मुझे स्ट्रेस होगा कि हाउ पीपल आर गोइंग टू जज मी। पता नहीं मैं कैसा बोलने वाली हूँ, पता नहीं लोग मुझे कैसे परसीव करने वाले हैं। तो अब ये लोग लाइमलाइट में है पूरे टाइम, इनकी लाइफ्स को जज किया जा रहा है। प्लस इनके ऊपर प्रेशर भी है कि ये फिल्म चलती है कि नहीं चलती। वरना अब आप जब टॉप आपका पे करियर पहुंच गए फिनिश हो हो गया। तो आप नीचे आने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप नीचे ही हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब जब आप पहुंच गए हो तो अब आपको ये डर बन गया, ये फियर है कि अब मैं नीचे ना आ जाऊं। साथ में इनकी ट्रोलिंग भी बहुत होती है, वी ऑल सी ऑन सोशल मीडिया। इवन जैसे विराट कोहली का भी एक गलत, सिर्फ एक गलत लाइक या जो भी उन्होंने एक क्लेम गलत किया, एक्सप्रेशन भी हो गया तो गड़बड़ हो तो भी जाएगा। उनके ऊपर कमेंट किया जाता है। तो इट इज वेरी हाई प्रेशर जॉब्स। प्लस वल्नरेबिलिटी, अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहा हो कि फैमिली में रही हूँ, अब सकम जल्दी कर जाते हैं। तो आप सकम जल्दी कर जाएंगे। आपके डबल चांसेस हो जाएंगे कि आपके अंदर इलनेस प्रेसिपिटेट हो जाए। जैसे अगर आप दीपिका का इंटरव्यू सुनेंगे तो शी सेड कि ऐसे मैं रोती थी तो मेरी मदर उसको लाइटली लेती थी, बट दिस टाइम व्हेन आई वाज क्राइंग तो माय मदर न्यू कि दिस इज समथिंग रॉन्ग विथ हर। ये वो वाली क्राई नहीं है जो ये नॉर्मली रोती है। शी इज क्राइंग समथिंग डिफरेंटली। तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे, चेंज ऑफ बिहेवियर, तो वो मदर को समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ है, ये इस तरीके से इन बातों पे तो नहीं रोती थी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि चलो फिर उन्होंने हेल्प ली एंड शी शेयर्ड इट पब्लिकली। तो उससे अवेयरनेस जनरेशन में बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज वी आइडियलाइज सच पीपल। कि अगर दीपिका बोल रही है कि डिप्रेशन होता है तो पीपल विल से कि हाँ मुझे भी हो रहा है तो मतलब होता एक्सेप्ट है, करने में इट इज नॉर्मल है। नॉर्मल। जब उसको हो सकता है तो मुझे मुझे भी भी हो हो सकता सकता है, है। कोई बात नहीं, इट इज टोटली फाइन। बट जैसे हनी सिंह का आपने एग्जाम्पल दिया, ही टोल्ड कि मुझे 4 महीने बाद समझ में आया कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग। अब आप सोचिए कि इतना सक्सेसफुल इंसान जो अपने प्राइम टाइम पे था, सारी मेडिकल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी उनके पास, तो भी उन्हें 4 महीने लगे इस चीज को पकड़ने में। तो आप सोचिए पेरीफेरी में क्या हालत हो रही होगी। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो, वरना ये तो किसी डॉक्टर के पास गए होंगे अच्छे हॉस्पिटल में, वहीं पे कोई बता देता कि आपको ये फेस चल रहा है, शायद आप इसीलिए ठीक नहीं हो रही। रिमोट दूर दराज में रहने वाले को तो ये एक्सेस ही ये नहीं है। हालत हो रही होगी, उनकी बहुत बुरी हालत है। और फिर हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ऐसा बोलते हैं कि डिप्रेशन नाम की चीज गांव में होती नहीं है। पता नहीं वो कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट देम। आई हैव डन माय वर्क इन पेरीफेरीज हम्म। फ्रॉम जीरो टू और जनरली 60। हर डॉक्टर स्टार्ट भी करता है वैसे हाँ, ही। फ्रॉम जीरो दे टू नो इट सिक्सटी बेटर। था सर। बहुत ही छोटी जगह पे, धार डिस्ट्रिक्ट में आई वर्क। हम्म। वहां पे जीरो थी ओपीडी, मेंटल हेल्थ ओपीडी, वो 60 तक गई और उसमें सब तरीके का स्पेक्ट्रम था। ऐसा मैं कोई स्पेक्ट्रम नहीं बोल सकती कि जो गांव में नहीं होता, सब कुछ होता है। एंड मेरा रीजन ही पेरीफेरी में जाने का ये था कि हम बाहर बैठ के बहुत मेंटल हेल्थ कर रहे हैं, यहाँ क्या हालत है। बिकॉज इट इज वेरी नियर बाय टू इंदौर, सो आई यूज टू अप डाउन। हम्म। बिकॉज आई ड्राइव ऑन माई ओन, सो आई हम्म। यूज टू ड्राइव एंड देन गो देयर। बहुत ही बुरे हालत है, लोगों को पता ही नहीं है। इवन वेरी सैड रियलिटी की इवन डॉक्टर्स डजंट नो मच अबाउट द मेंटल हेल्थ। मेरे ही कलीग्स होंगे, उन्हें ही नहीं आइडिया है। माय गॉड। क्योंकि 15 दिन की पोस्टिंग होती है एमबीबीएस में, साइकेट्री में। आप 15 डेज में क्या सीख सकते हो? कुछ भी नहीं सीख कुछ भी सकते। नहीं कर पाएंगे आप। एक क्वेश्चन आता है, अगर पढ़ा तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो ठीक है, उस पे पास फेल डिसाइड नहीं होना है तो क्यों पढ़ेंगे। जब मुझे ही नहीं आइडिया था, मैं किसी और को क्यों बोलूं? अगर मैंने साइकेट्री नहीं किया होता तो मुझे ही नहीं पता होता ये सब। तो एक स्टिग्मा पहुंचाने में, सॉरी टू से, बट डॉक्टर्स का भी बहुत हाथ है।
ये दे डोंट नो, और फिर हम कब क्लेम करते हैं इट इज ऑल इन देयर हेड। अरे भाई, हेड में भी है तो ठीक तो करना पड़ेगा ना। हेड भी आपके ही बॉडी का वेल ऑर्गन सेड। है, इट इज ऑल इन द हेड, तो ठीक करो उसको। और ये तो तो ज़्यादा डेंजरस है मुझे लगता है, क्योंकि अगर साइकोटिक है, न्यूरोटिक नहीं है, पर सर पेरिफेरीज तो के डॉक्टर्स आइडेंटिफाई भी, करने में ही एग्जैक्टली, बट टाइम पीरियड पेरिफेरी ज़्यादा के है। डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, सिटीज के डॉक्टर्स भी ऐसे ही हैं कि ये तो लाइफ टाइम चलने वाली दवाइयां होती हैं और ऐसा होता है। तो लाइफ ओके, टाइम चलने वाली दवाइयां इसलिए मतलब होती हैं। पहले ही वो डिक्लेयर कर देते हाँ, हैं। अगर मैं आपके पास आई, आपने मुझे बोला कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो दवाइयां चालू करेंगे, शायद अब आपको लाइफ टाइम चलेगी दवाई। अब आप आओगे क्या मेरे पास? लेट मी साइको एजुकेट, इट इज माई ब्रांच। मुझे पता है कि इनको कितने दिन चलने वाली है। तो हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं स्टिग्मा एक तरीके से। एक और बहुत लेमैन सा अ, चीज़ हो गया है, लोग ओसीडी के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को बड़े ही आसानी से कोट कर देते हैं कि तुझे ओसीडी है या तुझे ओसीडी होगा, इसलिए यू आर सो मच पर्टिकुलर, तुझे हर चीज़ में नुक्स दिखते हैं। बहुत होता है, बहुत आम हो गया है। बहुत आम है सर। ओसीडी है क्या? ये जो कैजुअली बोलते हैं, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली। अगर आप एक भी पेशेंट देखेंगे। इवन आई हैव गॉन थ्रू इट, ओके। बट वो है कि आई हैव नाउ लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, ओके। चलो ठीक है, नाउ यू रियलाइज दैट यू आर नॉट दिस। ओके। बिकॉज आप उनकी सफरिंग को एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ओसीडी बोल के, जब उसके आगे डिसऑर्डर लगा हुआ है। और आप सिर्फ अपनी हाइजीनिक एक्टिविटी को, या आप अच्छे से रह रहे हो, हाँ, या आप एटिकेट्स को। पर्टिकुलर हो उस चीज के करेक्ट। लिए, तो दिस इज नॉट समथिंग डिसऑर्डर, यू आर लीडिंग योर लाइफ प्रॉपरली। ये अच्छी चीज है, ये हाइजीन का पार्ट है, अगर आप बिकॉज यू उसकी आर साफ मेसी, सुथरे रह रहे यू आर हो। नॉट लाइकिंग इट। हाँ, तो आप उसको ओसीडी बोल दे रहे हो। इवन कितने सेलिब्रिटीज बोलते हैं, अरे मुझे उस चीज का इतना गंदा ओसीडी है, मुझे इसका ओसीडी है। हाँ, ऐसा दिस भी इज होता नॉट है। ओसीडी, परफेक्शनिज्म इज नॉट ओसीडी। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेशन को हम ऐसे समझेंगे कि रिपीटेटिव थॉट्स हैं हम्म, जो कि अनवांटेड है। पेशेंट को पता है कि ये बेसलेस थॉट है, बट उसको रिपीटेडली आ रहे हैं। अब ऐसा थॉट आ रहा है, या फियर आ रहा है, या इमेजेस आ रही हैं, या डाउट आ रहे हैं। अब वो जो भी आ रहा है, वो उसको इतना डिस्ट्रेस दे रहा है कि उसको सीवियर एंजाइटी हो रही है। हम्म, अब इस एंजाइटी को नलीफाई करने के लिए वो कंपल्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैं कॉमनेस्ट एग्जाम्पल लूं, कंटेमिनेशन का। मुझे लग रहा है मेरे हाथ गंदे हैं। अब मैं हाथ धोने गई, मुझे थॉट आया था गंदे हैं, मैं धो लिए, टैप ठीक है। वैप बंद कर दिया, फिर से थॉट आ गया, नहीं नहीं बहुत गंदे हैं, वापस से धो। वापस से धोने लग गए। वापस से धो, वरना कुछ बुरा हो सकता है। ओके, नाउ दिस इज हाँ, अगर टर्निंग तुमने हाथ सीरियस। नहीं धोए तो शायद तुम्हें कुछ बीमारी हो जाएगी, या तुम्हारे घर वालों को कोई बीमारी हो सकती है। अब वो, उसको पता है कि सब कुछ बेसलेस है, इररेशनल है, अनवांटेड है, लेकिन उसको तो ये डिस्ट्रेसफुल लग रहे हैं, उसको तो एंजाइटी प्रोवोक हो रही है। अब उस एंजाइटी को प्रोवोक करने के लिए वो कंटिन्यूअसली हाथ धोते ही जा रहे हैं। कितनी बार ऐसा देखा है कि जितने सोप बार्स हैं वो खत्म होते जाते हैं, टंकियां खत्म हो जाती हैं पानी की। जो पुअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो बोलने लगते हैं कि हमारी कॉलोनी में लोग हमें बाहर कर रहे हैं, कि आप लोग यहाँ नहीं रहिए, अगर कोई रियली? रेंट पे रह रहा है। हाँ सर, एक्चुअली इट इज सो डेबिलिटेटिंग डिसीज। आई कैन नॉट इवन टेल यू, फैमिलीज की फैमिली बर्बाद हो गई है कितनी, कि इतना हो गया है, और उसके बाद इतना लेट लैंड अप करते हैं कि वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो जाती हैं। एंड वी आर नॉट टॉकिंग इवन अबाउट इट। हाँ, और हम उसे कैजुअली बोल रहे हैं ओसीडी होना। जैसे मैंने बोला थॉट बोला, फिर मैंने बोला आपको फियर हो सकता है, फिर मैंने आपको बोला इमेजेस हो सकते हैं, फिर मैंने आपको बोला डाउट्स भी हो सकते हैं। तो ये तो एक कंटामिनेशन का थॉट। कुछ मेंटल थॉट्स भी होते हैं, लाइक कि इफ यू विल नॉट सिट लाइक दिस, और इफ यू विल नॉट काउंट टू 5, हम्म, हो सकता है आज आपके फादर की डेथ हो जाए। अब आप सोचो कि ये कितना बड़ा थॉट है। पता है मुझे बेसलेस है, लेकिन मैं सोचूंगी अगर मैंने 5 तक काउंट कर लेती हूँ ना, अंदर जो तूफान आएगा उससे। वो तो कोई और जज नहीं कर सकता। तो अब क्या लग रहा है कि वो सीढ़ी चढ़ रहा है, अब वो काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5। लोगों क्या दिख रहा है, क्या पागल है क्या? ये क्या 5 तक गिनती गिर रहा है? क्या कर रहा है एक ही सीढ़ी पे ऊपर नीचे ऊपर हम्म, नीचे? या गेट में घुसने के पहले 5 तक काउंट कर रहे हैं, एक बार अंदर आ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं। फिर उनको डाउट आ सकता है कि शायद मैंने गैस नॉब बंद नहीं किया। हाँ, अब घर से चले गए, से- फिर वापस घर आए, गैस नॉब नहीं बंद हुआ था। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपकी पूरी लाइफ हैम्पर हो जाती है। आप पूरे दिन सिर्फ वही कर रहे हैं, यू डोंट इवन रियलाइज इट यू डोंट इवन रियलाइज इट। कि आप उसके, मतलब नहीं, आप, रियलाइज भी होने लगता है, घर वाले भी पर बोलते आपको हैं। उस कुछ अलग नहीं अलग नहीं लगता हो है। पा रहे ना, इतनी एंजाइटी हो रही है। आपको नॉर्मल लग रहा है आपका बिहेवियर।
आपको एक बार पैनिक अटैक आ जाए, आपको लगता है कि दोबारा नहीं आना चाहिए। हम्म। अब आप इमेजिन करो पूरे दिन उनके साथ यही चल रहा है, उनकी क्या हालत हो रही होगी। और वो रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये मैं थोड़ा सा कुछ अलग कर रहा हूँ, उनको वो नॉर्मल बिहेवियर लगता है। उनको लग रहा है कि मेरे को तो बचाना है आसपास के लोगों को, या मुझे खुद को बचाना है। सो अपार्ट फ्रॉम ओसीडी, हम लोग हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखी, हमने फिल्म्स देखी है। आई रिमेम्बर वॉचिंग दीवानगी, अ फिल्म ऑफ अजय देवगन, जिनको स्प्लिट पर्सनालिटी था। ओके। देन वी वॉच्ड संजू फिल्म देखी थी हमने संजय की, जहाँ पे उनको शायद विड्रॉल सिम्टम्स दिखाए थे उसमें, आउट ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग ड्रग्स। अब्यूज एंड ऑल। हाउ डू यू मेंटेन योर सैनिटी एंड आपका एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कैसे आप बैलेंस रखते हैं व्हाइल हैंडलिंग सच केसेस? ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द ट्रेनिंग वी वर टॉट कि यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल। ओके। हाँ, कि आप जज नहीं करेंगे लोगों को कुछ भी बोले, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू जज एनीबडी। और वो हम सब लोग बचपन से जज करना हमें शायद सोसाइटी सिखाती है कि कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे हम कर बहुत रहा है। अर्ली सीख जाते हैं। बहुत अर्ली सीख जाते हैं, किसी की हंसी उड़ाना हमें बहुत आसानी से आ जाता है। तो फर्स्ट फ्यू डेज में ही आवर गाइड टोल्ड अस कि यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। दैट इज द मेन पर पर्पस। कभी-कभी क्या पेशेंट्स वायलेंट हो जाते हैं? क्योंकि जनरली हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, हम्म। साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात हम्म। करते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि पागल है, हम्म। जो आम भाषा में हम बोलते हैं सोसाइटी में। तो हम यही दूसरा विजुअल दिमाग में आता है कि ये मार सकता है हाँ, या हमको आते हैं। हार्म कर सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट मार खाए भी होते हैं। ओके। देखा है, आई एम लकी टिल नाउ कि अभी तक मैंने मार नहीं खाई, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मार पड़ जाती है। वायलेंट हो जाते हैं बिल्कुल हो केसेस। जाते हैं, जब आप नए-नए रेसिडेंसी जॉइन करते हो, आपको आइडिया नहीं होता कि ये आप पे हिट कर सकता है। हाँ, हाँ। अब आप जाके बात करना चालू कर दिए, या नॉर्मली भी कि पेशेंट ओपीडी में ही आया है, आप भले ही कंसल्टेंट भी बन गए हो अब, हाँ, लेकिन एकदम से जज नहीं हुआ, तो ऐसे कुछ रिलेटेड उसको केस ट्रिगर कर गई है आपकी उसको बात। कुछ ट्रिगर कर गए, या उसको कोई ऐसी हैलुसिनेशन हुआ जो हम आवाजें सुनाई देंगे कि पिटो इस डॉक्टर हाँ, को। वो आपको धीरे कुछ और ही परसीव करता है। हाँ, तो ओके। बट विथ टाइम थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाता है हाव-भाव से कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, या फैमिली मेंबर वालों को बोलें कि आप इनके साथ खड़े रहिए, इनको पकड़ के रखिए, मैं इनसे थोड़ा-सा कुछ बात करना चाहूँगी। तो यू गेट टू नो कि कौन कैसे बिहेव कर सकता है। बट हाँ, हो जाता है कितनी बार, वायलेंट होते हैं पेशेंट। होते हैं। और इनिशियल पीरियड्स में मतलब मैक्सिमम साइकियाट्रिस्ट ने 1 या 2 बार तो मार सही होती है। खाई होती है। हाउ डिफिकल्ट इट इज इन द डी एडिक्शन प्रोसेस? कितना डिफिकल्ट होता है किसी को डी एडिक्ट करना? डी एडिक्शन इज डिफिकल्ट इन इटसेल्फ, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एंड आई वुड से ऐसे डिवाइड तो नहीं करना चाहिए, पर एक दो कैटेगरी अगर मैं आपको बोलूं, कि एक कैटेगरी होती है कि जो मोटिवेटेड तो है, हम्म। लेकिन विड्रॉल इतना खराब आया कि उन्हें वापस से भागना पड़ा, कि जो भी चीज ले रहे हैं, वो अल्कोहल या ओपियोइड या कैनबिस जो भी ले रहे हैं, तो जो कि अपन ने पहले भी बात करी कि इवन मिर्गी जैसे झटके भी आ जाते हैं। हम्म। तो इतना बुरा जब होता है विड्रॉल, तो भागना ही पड़ता है पेशेंट को उसके पीछे। हम्म। उनके अंदर मोटिवेशन था, लेकिन अब जब वो वापस भाग के वापस पी के आए, तो उन्हें घर पे क्रिटिकल कमेंटिंग मिली कि अरे ये तो बैड हैबिट में आता है, इसकी तो हम्म। आदतें ही खराब है, हम्म। ये शायद इसके कैरेक्टर का फ्लॉ है। तो जब ऐसी क्रिटिकल कमेंटिंग सुनते हैं, तो वो खुद सोचते हैं कि मेरे बस का तो नहीं है, शायद मेरे में ही कोई दोष है, अपन तो पी के ही खुश है, वैसे ही चलने देते हैं। तो थोड़ी बहुत जो विल पावर थी वो भी वो वो भी खो फिनिश हो के। जाती है। अब एक दूसरी कैटेगरी होती है, वो बोलते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे तो हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है, इसको पी के तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। आज तक जब तक जिंदा हूँ तो हाँ, और पी के भी जिंदा रह सकता हूँ। नहीं, आज तक पी के जिंदा हूँ, इसी के कारण जिंदा हूँ, वरना तो मैं कब का मर मर चुका चुका होता। होता। क्योंकि इसको पी के ही मुझे अच्छा लगता है, इसको लेके ही मुझे अच्छा लगता है, इसके कारण मुझे नींद अच्छी आती है, इसके कारण मुझे काम में एनर्जी होती है। अब आप जब उनकी टेस्ट रिपोर्ट देखोगे, सब कुछ खराब हो चुका है अंदर। जब आप उनको बताने की कोशिश भी करते हो, तो ऊपर ऊपर से तो सुन लेते हैं, लेकिन मन में सोच रहे होते हैं। ठीक है, लेक्चर है, सुन तो लेते हैं। इस कंडीशन में फिर क्या होता है, एमईटी स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, कि हमें उनको उस थेरेपी में डालना पड़ता है कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन इंक्रीज हो, क्योंकि इट विल टेक टाइम, कि पहले आप डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, हम्म। फिर आप रिलैप्स प्रिवेंशन करेंगे लगभग 6 महीने का, फिर वो चलेगा मेंटेनेंस लगभग 1 से 2 साल तक। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें पेशेंट की विल पावर, पेशेंट का मोटिवेशन, खुद को छोड़ने की इच्छा, साथ में फैमिली का सपोर्ट,
फैमिली का सपोर्ट इस सेंस वाला जो क्रिटिकल कमेंटिंग नहीं कर रहा कि तुमने इतना पैसा बर्बाद कर वो दिया भी है बहुत मेहनत है। तुम। हाँ, वो भी बहुत मेहनत है और बहुत कम फैमिलीज ऐसी मिलती हैं क्योंकि एक्चुअली परेशान भी हो जाती हैं। परेशान भी हो वो भी जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है कि पूरे के पूरे घर बिकवा दिए, घर पे ध्यान ही नहीं दे रहे कर्जा हैं, हो गया, कर्जा हो गया, सारे रिलेशनशिप रिलेशनशिप खराब कर खराब हो लिए, जाते हैं। पूरी सोशल लाइफ खराब हो गई, सब कुछ ही खराब हो गया, तो उनका पार्ट भी गलत नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरीके की क्रिटिकल कमेंटिंग करे तो रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव एक्सप्रेस्ड इमोशंस बोलते हैं कि ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस तो वो रिलैप्स के चांसेस बढ़ा रहा है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि पहले तो पेशेंट को समझाओ, फैमिली को समझाओ और फिर रिसोर्सेस, लाइक सब जगह इतने रिसोर्सेस नहीं है। राइट। फिर फाइनेंशियल दिक्कतें भी आती हैं कि जैसे एंटी क्रेविंग्स चलेंगी, मतलब जो आपकी तलब पे काम करेगी कि आपको तलब ना हो उस चीज की, वो भी थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। फिर साथ में थेरेपी का खर्चा भी होता है। फिर ऐसे तो सपोर्ट सिस्टम्स भी हैं कि अल्कोहल अनोनिमस करके ग्रुप्स होते हैं कि लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं वहां पे कि उन्होंने कैसे छोड़ा, कैसे प्लेज लेते हैं और ये सब चीजें होती है। तो नॉट वेरी डिफिकल्ट, पर मोटिवेशन और फैमिली सपोर्ट हो तो इट बिकम्स देन इजी। क्यूरेबल है। हाँ, क्यूरेबल है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि इसमें तो खुद ही में दोष है, हुँ। तो वो एक प्रॉब्लम वाली चीज है। वरना आप बताइए कि इनको डिसऑर्डर क्यों बोल रहा है डीएसएम, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्यों बोल रहा है? वरना तो इसको सब्सटेंस यूज हैबिट बोलना चाहिए। अगर ये हैबिट है तो उसको डिसऑर्डर में इसीलिए डाला है। मान लीजिए आपका 6 लोगों का ग्रुप है, 6 ने साथ में चालू करी, लेकिन उसमें से कोई एक ही ऐसा क्यों है कि दिन भर एक ही चीज कर रहा है? क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। देयर आर क्रोमोसोम्स जो इसमें रोल प्ले करते हैं कि ये व्यक्ति वल्नरेबल है कि ये जाएगा एडिक्शन की तरफ, कि ये इस साइकिल में से नहीं निकल पाएगा। लाइक गांजा आजकल जेंजी में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। बहुत कॉमन है। लेकिन उसमें से कुछ लोगों को ऐसा होता है कि साइकोटिक ब्रेकडाउन होता है, तो उनको हमें ये साइको एजुकेट करना करके भेजना पड़ता है कि ये आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि आपको एक बार साइकोटिक ब्रेकडाउन हो गया, आपको ये सूट नहीं कर रहा। अब मान लीजिए पूरी दुनिया मिठाइयाँ खा रही है, लेकिन हम डायबिटीज वाले को मना करते हैं ना कि आप शक्कर मत खाना। सेम गोज विद दिस हुँ। कि आप कैनबिस यूज मत करो, आपके लिए वो खतरनाक है। आपको साइकोटिक ब्रेकडाउन किया, आपको सारा जीवन खाना पड़ जाएगा वरना, और आपकी फिर बार बार ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं। तो अभी एक बार ठीक करो और हमेशा के लिए इससे बचो। लेकिन फिर यही होता है कि वही नोवेल्टी सीकिंग बहुत है जनरेशन जी में, कि नहीं फिर से ट्राई करके देखते हैं, कुछ नहीं होगा। बट ये वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स चेक करना पड़ता है। एंड जो साइको एजुकेशन आपको डॉक्टर दे रहे हैं उसको फॉलो करें तो आपकी लाइफ ज्यादा बेटर होगी। क्या पुअर स्लीप को भी हम लोग इतना सीरियसली लेना चाहिए कि वो हमको बहुत ज्यादा इनसोम्निया सीरियसली लेना चाहिए। या ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जिसके कारण? पुअर स्लीप को तो एक्चुअली बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि स्लीप इज अ लग्जरी, बट इट इज नॉट लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। आपकी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म रात के टाइम ही चल रहा है। आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो उसी समय पे रिपेयर कर रहे होते हैं, रीजनरेट कर रहे होते हैं। अब आपने वही सिर्फ 3 घंटे सो के निकाले किसी के कहने पर कि सोना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुराने जमाने की कहावत भी है, जो सोवत है वो खोवत है। होवत है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी क्लॉक खराब होने वाली है, आपकी पूरी सर्कैडियन रिदम खराब होगी, और उसके बाद आपको मल्टीपल फिजिकल इलनेसेस तो होंगी ही, साथ में जो स्लीप है उसको हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक तो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बोला गया है पुअर स्लीप को, फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर। एंड साथ में उसको ये भी बोला गया है कि ये अपने आप में भी एक इलनेस है। ये प्रीडिस्पोज तो कर ही रहा है, वो अपने आप में भी इलनेस है। तो स्लीप को हम जितना लाइटली लेते हैं, जो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसमें स्लीप एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ओके। आप 7 से 8 घंटे अगर नहीं सो रहे हो तो आपकी बॉडी रीजनरेट ही नहीं कर रही। अब मानिए आपने कार खरीदी, आप उसको चलाए जा रहे हो, आप उसकी सर्विसिंग करा सर्विस ही नहीं नहीं करा रहे। कर रहे, आप उसमें ऑयलिंग करवा ही नहीं रहे हो, तो एक दिन तो बैठ जाएगी। पर आपको नहीं लगता पूर्वा कि इसमें हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, ना कि वो सिर्फ घर पे, हमारे जो ऑफिसेस हैं, वर्क प्लेसेस हैं, या हम जो सेलिब्रिटीज हैं या वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, उनका भी इसमें कुछ रोल प्ले है। हाँ, बिल्कुल ग्लोरीफाई किया जाता है। रिसेंटली हमने देखा इलॉन मस्क, नारायण मूर्ति,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्टार्टअप्स के सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं वेयर दे आर कोटिंग, मतलब एक तरफ तो अ, एक टीम है या एक सेक्शन है जो बात कर रहा है बर्नआउट के बारे में और उसको ओवर हाइप कर रहा है ना, एग्जैक्टली। कि मतलब मैं 6 घंटा काम कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं बर्नआउट हो रहा हूँ। बर्नआउट हो रहा है। तो भाई कहाँ बर्नआउट हो रहा है? एग्जैक्टली। मजदूर उससे ज्यादा काम करता है हाँ, और और बिल्कुल बर्नआउट फिजिकली नहीं हो रहा। मेंटली स्ट्रांग होता है। और एक सेक्शन ऐसा है जो बोल रहे हैं कि भाई कम से कम 12 घंटे तो होना ही चाहिए, हम्म। क्योंकि ये नेसेसिटी है, नहीं तो इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, नहीं तो वर्ल्ड प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो सर अपने पास वैसे भी 24 घंटे हैं, उसमें से आप 7 घंटे अगर स्लीप को देंगे भी तो भी आप 12 घंटे काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कर रीजनेबल रहे है। हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। साइलेंटली कर रहे हैं विदाउट इवन हाँ, क्योंकि वो कंपनीज अच्छे टेलिंग से इट। सो रहे हैं। मे बी अगर अपन इनसे डीपर एस्पेक्ट पे जाके बात करने जाएंगे तो ये भी प्रॉपरली सो रहे होंगे तभी दूसरे दिन प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हैं, वरना आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर जो आप ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, डिक्रीज कंसंट्रेशन, ये सब जो बातें कर रहे हैं अपन, फॉरगेटफुलनेस, ये सब तो होना बिल्कुल जायज है। अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है दिमाग को, बॉडी को, पूरी बॉडी को, तो कैसे प्रोडक्टिवली काम करेगी? तो फिर एंटरटेनमेंट का क्या करेंगे? जो बिंज वॉचिंग करना है हमको ओवरनाइट, वेब सीरीज देखनी है। वो वही तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्टर्ब स्लीप का। वो स्लीप हाइजीन में ये सिखाना पड़ता है हमको कि डू नॉट बिंज वॉच। जैसे कि बोलते हैं कि अगर इंसोम्निया के लिए साइकियाट्रिस्ट तो नींद की दवाइयां देंगे, नहीं, फर्स्ट स्टेप इज स्लीप हाइजीन। अगर आपका केस माइल्ड है तो, कि आपको सिर्फ अभी स्लीप का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जैसे आप अपना फिजिकल हाइजीन रखते हैं, हाथ धोना, वैसे आप अपना इमोशनल हाइजीन भी रखना चाहिए। आपको अपना स्लीप हाइजीन भी रखना चाहिए फॉर बेटर हेल्थ। स्लीप हाइजीन से मैं बोलूंगी कि जैसे मैक्सिमम लोग ने अपने बेडरूम्स में टीवी लगाई है आजकल, वहीं पे लेट के अपन नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं या कोई भी ओटीटी पे देख रहे हैं और फिर हम वहीं पे सोने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ योर ब्रेन इज नॉट ट्रेन्ड कि ये सोने की जगह है। उसे तो पता है कि यार यहाँ से तो टीवी भी देखी टीवी जाती देख है, यहाँ सकते बैठ के तो खाना भी खा लिया जाता है, तो उसको ये पता नहीं है। देन आपने हैं, वो वो रेस्टलेस स्क्रीन फील होता देखी, है हाँ, उसको। उसको रेस्टलेस फील होता है कि ये सोने की जगह नहीं है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सब लोग सिर्फ 1 महीना इस चीज को करके देखें कि आप अपने बेड को एक्सक्लूसिवली सिर्फ सोने के लिए यूज करिए। मोबाइल फोन्स रखे ही नहीं वहां पर। वहां मोबाइल फोन्स नहीं रखिए, वहां बैठ के आप खाना नहीं खाइए, वहां पे आप अपने लैपटॉप पे काम मत करिए, वहां नेटफ्लिक्स मत करिए। आपकी स्लीप की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगी। अब आपने नेटफ्लिक्स देखा, उसके बाद आपने ये सोचा कि दुनिया में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे देखूं कौन कहाँ क्या गया था, किसने क्या किया। आपने स्क्रोलिंग चालू करी, फिर वो आपके हाथ में नहीं होता, आपने सोचा था 5 मिनट, आप पक्के से आधा घंटा करेंगे। उसके पहले आप नहीं रोक नहीं पाते। करेंगे, इट इज डिजाइन दैट वे। इट इज डिजाइन दैट वे। आप कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करेंगे, स्किप करेंगे, आपको पसंद आ रहा है तो देखेंगे, नहीं पसंद आ रहा तो आप फिर देखेंगे। फिर आपने जो सोच लिया कि मेरे को इस टॉपिक के बारे में देखना है, तो इंस्टाग्राम का ऐसा है कि अगर आपने गूगल पे भी सर्च कर लिया या कुछ भी कर लिया, आपको उसी से रिलेटेड चीजें और दिखेंगी। जो आपने शायद हाँ, सुबह सोचा होगा, देखा सोचा होगा, देखा होगा, होगा, जो आप पूरा नहीं देख अब पाए, आपको पूरा दिखेगा तो आपको अब लगेगा अरे पूरा अब मैं देखेंगे इसके वो। बारे में नॉलेज पूरा गेन कर लेता हूँ। अब वो नॉलेज तो नहीं, आपने अपनी स्लीप खराब कर ली उस चीज के लिए। फिर साथ में हम स्लीप क्वालिटी को अपने खाने के साथ भी बहुत खराब कर रहे हैं। रात में 10 बजे खाना खा रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि 11-12 बजे सो जाएं। एटलीस्ट 3 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, बॉडी डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद हमें सोने के लिए जाना चाहिए। प्लस हम अम, मतलब आजकल लोग लाइट जला के सोते हैं, जबकि स्लीप हाँ, एक डिम लाइट हाँ, एक स्लीप फ्रेंडली जोन टाइप जगह होनी चाहिए, शुड थोड़ा बी कंप्लीट डार्क डार्क हो, होना चाहिए। थोड़ा हाँ। काम हो, हल्ला ना हो वहां पे। लाइक एक वाइट नॉइस करके यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, दैट ओके। इज वेरी गुड फॉर स्लीप। अगर आपको अपने छोटे बच्चे को भी सुलाना है तो आप वो लगा वाटरी सकते हैं। हाँ, म्यूजिक या वो वो होता है, म्यूजिक नेचुरल आता है, साउंड्स हाँ, होते वो हैं उसमें। नेचुरल थोड़ा सा कामनेस वाली चीज होनी चाहिए। अब हम तो खाना भी लेट खा रहे हैं, उसके बाद हम फिर मोबाइल भी चला रहे हैं, उसके बाद हम लोगों से फोन पे भी बात कर रहे हैं। उसी पीरियड में हमको सब कुछ करना सब है जो कुछ करना स्लीप है का पीरियड है जो एक्चुअली। स्लीप का पीरियड है। एंड 10 to 2 इज द टाइम की बॉडी आपका नेचुरली मेलेटोनिन निकालती है। जो लोग आजकल नेचुरली गमीज ले रहे हैं मेलेटोनिन की, ओवर द ओके। काउंटर मिल रही हैं, तो वो लोग खुद से ही मेलेटोनिन चालू कर दिया, हमने ऐसा कर तो दिया। एक्चुअली करता क्या है? व्हाई डू दे टेक मेलाटोनिन? इट मैनेजेस योर सर्काडियन रिदम, कि आपको कब ओके। सोना है और आपको कब उठना है। आपकी हम्म। बॉडी क्लॉक को मैनेज करता है ओके, एक्सटर्नली। इंटरनली। हाँ, इंटरनल हम एक्सटर्नली इंटरनली कंज्यूम नेचुरली करके करते हैं सिक्रीट उसको। होता है। ओके। अब यही शायद इंस्टाग्राम फीड्स पे पढ़ लिया, हाँ। मेलेटोनिन खा सकते हैं, मैग्नीशियम खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो आजकल तो मैग्नीशियम के वो भी लगा रहे हैं लोग सोल्स पे सोने के लिए, पता नहीं बहुत सारी चीजें कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे देखते देखते। पर एक्चुअली जो चीज हेल्प करती है वो कोई चेंज करने को तैयार ही नहीं है ना, कि आप एटलीस्ट 10 बजे नहीं सो सकते, एटलीस्ट 11 तक तो सो सकते हो।
10 to 2 का विंडो जो है आपका नेचुरली सिक्रीशन वाला। लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन नो अपूर्वा, मुझे रात को नींद नहीं आती है, हाँ, मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, 1 बजे तक ही आती है, 1 बजे के बाद ही आती है। क्योंकि आप उसके पहले तक मोबाइल चला रहे थे ना, आप ब्लू फिल्टर लाइट जो डाल रहे थे अपनी आंखों में, आपने अपने मेलेटोनिन को बर्बाद कर दिया। उस समय का आपको नींद आएगी कैसे? और ये लाइक आपने बहुत सालों तक किया, हाँ, और आप करते जा रहे हो अभी भी। आप अभी भी रेडी नहीं हो उसको चेंज करने के लिए, आप क्योंकि एक्सेप्ट ही आप नहीं कर रहे हो। एक्सक्यूज क्या दोगे? हमको दिन भर टाइम ही नहीं मिलता, जबकि आप दिन भर भी मोबाइल देख रहे होते हो। राइट। अभी मैं किसी को मैसेज करूं, मैक्सिमम 10 मिनट में सामने वाले का रिप्लाई आना ही आना है। हाँ, करेक्ट। कहाँ है लेट? आजकल लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मोबाइल नहीं देख रहे थे? हाँ, पीपल वेरी वेरी क्विक, यहाँ आपने वेरी स्टेटस पुट किया, वहां उधर रिप्लाई आता है। मतलब यहाँ पुट भी नहीं कर पाई मैं और 3 व्यूज हो जाते हैं। मतलब मेरा तो अभी गया भी हाँ, नहीं। ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, मैंने इनकरेक्ट कुछ पुट कर दिया था। हाँ, मैं सोचा चलो इसको मैं एडिट कर देता हूँ, तो एडिट मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट बात करता हूँ मैं। कौन तब तक तो कौन आप लोग, तब तक तो करीबन 200-400 लोगों ने देख ही लिया देख होगा। लिया था। 10 मिनट तो बहुत लंबा तो पीरियड मैंने होता है। बोला अब फिर आप चलो देख ही लिए तो जाने दो, क्या करना है। एग्जैक्टली तो फिर हम कैसे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है? फॉर स्लीप हाइजीन इट इज सेट कि अगर आपको करना ही है, आप नॉवेल पढ़ो, आपकी आंखों पे लाइट नहीं जाएगी, हम्म, तो दैट इज गुड, आपकी स्लीप भी बेटर होगी। तो ऐसी चीजें बट ये बहुत बड़ा ही ओल्ड फैशन सा आप हम लोग मेथड रिकमेंड कर रहे हैं कि आप नॉवेल पढ़ो, बुक्स पढ़ो। पर दैट इज द पीपल बेस्ट। लोग पढ़ेंगे, पर अब वो किंडल प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे मैं किंडल किंडल पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, से सर, मेरा किंडल में तो फिर भी स्टेटस को है। पता है, अब तो ऑडिबल आ गया है। हम्म, अब उन्हें तो पढ़ो पढ़ना भी भी मत, नहीं है, अब उन्हें सिर्फ सुनना है। दिमाग का यूज ही नहीं करना है अपने। वो भी आप सीरी या एलेक्सा को बोल दो, हाँ, वो भी तो वो सिरी भी है। ट्यूनिंग कर देंगे। हाँ, वो भी ये इससे भी कनेक्ट हो जाएगी, इससे भी कनेक्ट हो हाँ, जाएगी, हेडफोन से भी हो जाएगी। तो किसी को भी आप बोलो सिर्फ सिरी बेड पे का। लेटे रहो हाँ, बस, आप बस लेटे रहो। और चिप्स खाते रहो। लोग यही चाह रहे हैं एक्चुअली कि आप लेटे रहो और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो खरीदते रहो और उनके स्लेव बन जाओ, और आप बन रहे हो वो एक्चुअली। पैसा कमाते रहे और आप एक्चुअली हम्म, मार्क जकरबर्ग ने बोला था, आई डोंट यूज दीज थिंग्स। अब वो तो इन्हीं वो तो नहीं चीजों कर से रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं और अपने को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अपन दिन भर ही कर रहे पर इससे क्या रिलेशनशिप भी हैम्पर होती है बहुत, बहुत ज्यादा। हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप साथ में बैठे हो और आपका पार्टनर पूरे टाइम फोन में देख रहा है, तो आपको एक डिससेटिस्फैक्शन तो फील होता है कि ध्यान तो पूरा फोन में है। तो अ, हर तरीके का डिससेटिस्फैक्शन देखा गया है इसमें, कि एक तो ना इमोशनल इंटीमेसी है, ना फिजिकल इंटीमेसी है, साथ में वी ऑलवेज वांट टू रिमेन कनेक्टेड। मतलब अगर आप नए कपल्स को देखेंगे या किन्हीं भी कपल्स को देखेंगे अब, तो कंटिन्यूअसली एक तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है। बाय चांस नहीं पता चला ये चीज, तो ये फील होगा किसी और के साथ तो नहीं है, कहाँ है ये। फिर आजकल नया ट्रेंड है कि लोकेशन भेजो। हाँ, लोकेशन क्यों चाहिए? पहले की लोकेशन भी ट्रैक करते हैं। हाँ, लोकेशन भी देखते हैं किधर है, क्या है। और फिर आके कंप्लेंट भी करते हैं कपल्स थेरेपी में कि मैंने एक बार इनको भेजा था लोकेशन, तो इन्होंने नहीं भेजी मुझे, तो ये अपनी पक्का उस लोकेशन, टाइम पे कहीं और होंगे। मैं मानती हूँ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इट इज वेरी इजी टू चीट ऑन देयर पार्टनर्स ऑल्सो, वो भी एक है। पर पीपल आर यूजिंग इट दैट वे ऑल्सो। दैट वे ऑल्सो, लेकिन अपन ने अब खुद को भी इतना वो करता है कि हमें फुल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों सामने वाले की? उसको भी उसकी स्पेस हाँ, में मतलब रहने दो। वो 7 वचन पे तुमको भरोसा नहीं है। सर मैं बोल रही हूँ, नहीं भी हो, खुद की सैनिटी के लिए भी तो रखो। अगर कोई कर भी रहा होगा सामने वाला, तो यू कैन नॉट चेंज दैट। अगर आपने पकड़ भी तुम्हारी लिया। मदर ने तो इतनी डांट करने के बाद भी तो तुमको उस पे भरोसा है ना, तुम्हारी एग्जैक्टली, मदर पे, कि भले डांटा, फटकारा, मारा, पर एग्जैक्टली। तुमको आंख मूंद के भरोसा, ब्लाइंड फेथ होता है कि शी केयर्स, शी लव्स। और शायद आई एम नॉट श्योर, अगर शायद आप इतना क्लिंग नहीं करेंगे, आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ साइकेट्रिस्ट, अब अगर शायद इतना क्लिंग नहीं करेंगे तो सामने वाला शायद आपको रियलिटी भी बता देगा। आपने इतना क्लिंग कर दिया कि कोई स्पेस ही नहीं दे रहे अपन सामने वाले को, कंटिन्यूअसली एक ही चीज पूछ रहे ट्रैकिंग हैं। पूरी तरीके से पूरे ट्रैक दिन कर रहे हैं। ट्रैक, ऐसा लगता है सामने वाले को कि मैं जेल में हूँ क्या? तो फिर तो वो आपकी जेल से छूटना ही चाहेगा। तो दिस इज अ मेजर इशू कि ये सोशल मीडिया के कारण है। व्हाट्सएप पे लोकेशन चाहिए, व्हाट्सएप पे अभी की फोटो चाहिए, व्हाट्सएप पे अभी क्या खाया ये भी चाहिए। फोटो खींच के भेज रहे होते हैं थाली की। हाँ, खाने के पहले हम थाली की फोटो भेजते हैं। तो आपके पास घर जाके तो बात करने को कुछ भी नहीं है। बेचारा वो वेटर आके पूछता है आपको, आपको खाना कैसा लगा, एंड वी आर नॉट इवन एग्जैक्टली, आंसरिंग हिम, एग्जैक्टली। वी आर पुटिंग इन फोटो। तो वो एक अलग ही लेवल की चीजें होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस, कि इतना इजीली एक्सेसिबल है अपने पास सारी चीजें और ये एक टेक्नोलॉजी के तरीके से कारण। स्लो पॉइजन होते जा रहा है, हाँ, विच वी आर नॉट रियलाइजिंग। अपने को रियलाइज नहीं हो रहा अभी। ये मेंटल हेल्थ को उस लेवल पे जा रहा है कि उनको साइकियाट्रिस्ट के पास, या मेंटल हेल्थ एनी क्यूरिंग जो करते प्रोफेशनल। हैं, एनी प्रोफेशनल,
उनके पास जाना पड़ रहा है, जबकि कुछ है ही नहीं। यू डोंट हैव एनी फिजिकल डिसऑर्डर या डिसबैलेंस। पर उसके कारण आपको मेंटल हो डिसऑर्डर्स गया है, होते हो जा रहे रहे हैं, हैं होते जा रहे क्योंकि हैं। आप अपने बॉडी को बहुत कॉन्स्टेंट प्रोलॉन्ग स्ट्रेस पीरियड पे तक हो डाल रहा रहे है। हो। Okay, some closing questions. We had a very very in-depth and I really loved this conversation. थैंक यू। Uh, some more closing questions I have. आप क्या एडवाइस करेंगे उन लोगों को जो साइलेंटली अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और एक मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं और नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर और समथिंग? दैट यू आर नॉट अलोन। आप कभी भी हेल्प ले सकते हैं। योर प्राइवेसी विल बी मेंटेन्ड। आपकी बात किसी को पता नहीं चलेगी। आप आ सकते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पे और ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो फाइंड समवन इन योर विसिनिटी जो आपको ट्रस्टेबल लगता हो, जो आपको जज नहीं करेंगे और आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, आपकी बात सिर्फ सुनने के लिए तैयार है। लोग रेडिट और कोरा पे जाके पोस्ट करते हैं एंड हाँ, देयर इज लॉट ऑफ चेन कमेंट्स वो। हाँ, रेडिट पे भी कर रहे हैं आजकल तो। हम्म, एंड हम एक्चुअली ना सामने वाले की सुनना नहीं चाहते हैं। हम कुछ सोल्यूशन देना चाहते हैं उसको। आपने मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई, मेरे को सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बात सुन लूँगी ना, उतने में ही आपको बोझ हल्का लगेगा। हम्म, फिर क्या करते हैं, एक तो सोल्यूशन देते हैं, फिर जज करते हैं। इतनी सी बात पे प्रॉब्लम हो रही है। अरे भाई, आपके लिए इतनी सी है, उसके लिए उसके लिए नहीं है, नहीं तभी है। वो परेशान है इस चीज़ पे। वरना वो क्यों परेशान हो रहा होता? सबको खुश रहना अच्छा लगता है। एम्पैथी और सिंपैथी में आपने बहुत क्लियर डिफरेंस बताया था हुँ, कि डॉक्टर नीड्स टू बी एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथी ड्रिवन। बट आप फ्रेंड्स फैमिली या जो हमारे सरकमफ्रेंस में लोग रहते हैं उनको किस तरीके के इमोशंस एम्पैथी वाले सिंपैथी वाले रखने की सलाह देंगे? ओके। जैसे जो मैंने अभी बोला, जस्ट गिव देम योर इयर्स। आपको सिर्फ अपने कान देने हैं उनको कि वो बोल पाएँ और आप सुनें। आप उन्हें जज मत करिए। विदाउट रिएक्टिंग। हाँ, और उनके इमोशंस को वैलिडेट करो कि आपको ऐसा फील हो रहा है, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। आपके इमोशंस हैं, आप ऐसा फील कर सकते हो। तो वो आप पे ट्रस्ट करके आपको आगे की बात बता पाएँगे। आपने वहीं उसकी फीलिंग्स को डिस्कार्ड कर दिया कि ये तो बहुत ही छोटी बात है, चल पार्टी चल करते हैं, चल तेरे को एक पेग पिला देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा तो सबके साथ होता रहता है। फिर तू पहला थोड़ी है तेरा जिसका ब्रेकअप हुआ है। आपने उसके इमोशंस को ही डिसवैलिडेट कर दिया। आपने तो उसको ये बता दिया कि तू जो सोच रहा है यही बकवास है। तो फिर वो आपके साथ आगे ओपन अप ही नहीं कर पाएगा ना। उसके दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। मे बी उसका ब्रेकअप किसी चीटिंग के साथ खत्म हुआ रिलेशनशिप। बहुत पुराना रिलेशनशिप था, उस कारण से खत्म हुआ। मे बी कोई फैमिली इश्यूज के कारण हुआ। अब वो किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा है इस चीज को, तो आप एटलीस्ट अपने ईयर्स दीजिए, उनके इमोशंस को वैलिडेट करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको समझ में भी आ पाएगा कि इसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत भी है कि नहीं है। जब आप खुद ही सर्वे सर्वा बन जाते हैं, तो फिर तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जब खुद ही पता चल जाएगा, तो आप सीख ही नहीं सकते ना। इसलिए बोलते हैं जो साइलेंटली लिसन कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। क्योंकि वो अपने वर्डिक्ट नहीं दे रहे होते ना, वो 4 लोग क्या बोल रहे हैं उनको सुन के सीख लेते हैं कि अच्छा ऐसा-ऐसा हो रहा होगा। अब जो खुद ही को पता है सब कि अच्छा ऐसे ही होता है, फिक्स है ये तो उनको कोई नहीं सिखा बाहर सकता। से रिसीव ही नहीं करते। हाँ, वो कुछ रिसीव ही नहीं कर रहे, उन्हें तो सब खुद ही पता है। ओके। कैन मेंटल हेल्थ रिकवरी स्टोरीज बी इंस्पायरिंग जस्ट एज द फिजिकल रिकवरी स्टोरीज होती हैं? येस, दे आर वेरी मच। बट बिकॉज़ ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज़ हम लोग ऐसे नहीं उसको ग्लैमराइज़ करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेज़, मैं एक नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम को ग्लैमराइज़ करना चाहिए। जैसे सेलिब्रिटीज़ तो खुद आके बोलते हैं। आमिर खान ने बोला है, दीपिका पादुकोण ने बोला है, डेविड बेकहम ने बोला है ओसीडी के लिए। तो अ, उनकी स्टोरीज़ आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा सफरिंग कितनी थी और हेल्प के बाद उन्हें कितना बेनिफिट हुआ। तो मैक्सिमम केसेस में बोलूँगी मैं, सारे सारे ही केसेस ग्लैमराइज़ होने चाहिए क्योंकि सफरिंग इधर बहुत ज़्यादा है और स्टिग्मा इतना ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो डबल हो जाता है वो। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, 4 लोग उसको विज़िट करने आते हैं, कोई शेम नहीं है, कुछ नहीं है। यही चीज़ अगर किसी को सुसाइडल थॉट आया है और उसने कुछ अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए फैन के थ्रू ही हैंगिंग की वो करी है, तो जितने लोग आएँगे ना उसको बिल्कुल ज्ञानचंद बन के बहुत सारा ज्ञान देंगे। उसकी सफरिंग को और बढ़ाएँगे। ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। डेफ़िनेटली वो माँ है या
पिताजी हैं तो उन्होंने सोचा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ थॉट आ रहा होगा जिसके कारण वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वरना किसको मजा आ रहा है कि लटक के अपनी लाइफ ऐसे, वरना सबसे बड़ा डर तो शायद मरने का ही है सबको। ट्रू ट्रू तो फिर कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? वो चीज कोई भी नहीं समझ रहा है कि सुसाइडल थॉट कितने डेंजरस होते हैं, कि सब कुछ छोड़ के उन्हें लगता है कि अब तो लाइफ खत्म करना ही एकमात्र सोल्यूशन है। पर बहुत मतलब बहुत दुखद भी है और पढ़ने में भी आता है क्योंकि न्यूज़पेपर्स इतना बोल्डली लिखने लग गए हैं नाम के साथ में और ये कि इसने सुसाइड कर लिया, जो मुझे लगता है पर्सनली कि गलत नहीं है। करना चाहिए, आपको नाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं जिसके घर में किसी बच्चे ने सुसाइड किया है, भले वो 12th में हो, रिजल्ट आया और उससे किया, नीट के इसमें हुआ, अभी बहुत सारे यूपीएससी में रिजल्ट करते हो ही हैं, जाते हैं। आईआईटीज में होता है, आईएम्स में होता है, आप नाम लिख के उसको कोट करते हैं, तो यू शुड थिंक ऑफ द फैमिलीज फर्स्ट। एग्जैक्टली सर, वो तो सिर्फ अपनी हेडलाइंस बेचने के लिए कर रहे हैं मोस्टली लोग। व्हाट वुड यू एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोग तो मोर और लेस उस फेज से चले गए हैं जहाँ पे हम फॉर्मली स्टडी कर रहे हैं, एग्जैक्टली करने करते थे, पर आगे और भी जनरेशन्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन उन स्टूडेंट्स को एक एक अच्छा मैसेज जाए कि आपकी तरफ से कि, और हमारे इस इनिशिएटिव की तरफ से कि हाउ टू बी दैट स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, एंड वो इतना बड़ा भी कोई सर वो ये वीक ही नहीं है। नहीं है। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि वो वीक नहीं है, मेंटली वीक नहीं है। हम्म, सर्कमस्टेंसेस के कारण ऐसी चीजें हो रही हैं। मान लीजिए एक बच्चा भूखा होता है, आपने उसको खाना दिया तो रोना बंद कर देता है ना। अब आपका ब्रेन भी बहुत डेफिशिएंट हो गया है, उसकी सर्किटरी चेंज हो गई है, तो वो भी एक क्राई फॉर हेल्प कर रहा है। तो ये वीकनेस कैसे है? दिस इज नॉट वीकनेस। उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं और उसकी। बहुत इजीली बोल देते हैं, हम बहुत इजीली बोलते हैं कि तुम मेंटली स्ट्रांग बनो। क्या होता है मेंटली स्ट्रांग? 50 बार ये हम लोग सुनते हैं हाँ, आसपास। कि मेंटली स्ट्रांग, इसी कारण से तो वो ओपन अप नहीं हो पाते ना, कि उन्हें लगता है कि हम क्या मेंटली वीक हैं। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो ये सोचते हैं, और फिर वो इस कारण से किसी से भी ओपन अप नहीं होते हैं, क्योंकि पहली एडवाइस यही मैं मिलने तो ऐसे वाली ही है। हूँ। नहीं, पहली एडवाइस यही मिलने वाली है, हम्म, तुम स्ट्रांग बनो। सबके साथ होता है ऐसा लाइफ में। बोलो ही मत। हाँ, तो सबके साथ बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, तो सबको सिमिलर इलनेस क्यों नहीं होती? सबको कैंसर क्यों नहीं हो रहा? सबको डायबिटीज क्यों नहीं होता? सबको थायराइड क्यों नहीं होता? तो सबकी अलग अलग, ये जो रचना है बॉडी की, सबकी अलग अलग है। तो कैसे कैसे ये स्टूडेंट्स, बिकॉज वो बहुत एक स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टॉक है। टू समवन। हम्म, टॉक टू समवन। किसी में कन्फाइड करें। आपके आसपास कोई ना कोई एक तो ऐसा मिलेगा ही जो आपकी बातों को समझेगा, और कोई भी नहीं मिल रहा है तो देयर आर एम्पल अमाउंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। आप किसी के पास भी विजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मत जाओ। सोशल मीडिया पे मत जाओ, वहां पे स्टेटस मत डालो कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो नहीं करिए। आप अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं, इफ यू आर ए स्टूडेंट, वो भी आपको गाइड करेंगे। आजकल तो सारे स्कूल्स में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट की तो पोस्टिंग होने ही लग गई है। करेक्ट। इवन आईआईटी आईआईएम्स में भी साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों की विजिट्स आई होती हैं। आई डू दिस, आई टॉक टू माई स्कूल प्रिंसिपल, ओके। ही इज वेरी गुड फ्रेंड, ओके। वो टाइम पे भी थे ओके। ओके। और आज भी हैं, तो जब भी कभी ऐसे कैजुअली भी कॉल कर लेते हैं, और जब भी कभी ऐसा लगता है तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कन्फाइडेंट आपको मिल जाता है कि आप जिससे बात कर सकते हैं, और नहीं हो रहा किसी भी से भी, तो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ पीपल यू कैन टॉक टू, एंड दे विल अंडरस्टैंड। क्योंकि वी मीट सच पीपल एवरी डे, तो वी आर नॉट देयर टू जज। मुझे ओपीडी में भी आने के पहले बहुत एंशियस होते हैं लोग, कि कहाँ से चालू करें, क्या बताएं, तो उनको यही बोलना पड़ता है, आपको जहां से बताना है आप बताओ, यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा। देन दे बिकम वेरी रिलैक्स्ड, कि ठीक है, ये मैडम तो कम से कम जज नहीं करने वाली हमको। फिर वो कुछ भी बता देते हैं अपनी लाइफ का, और एक्चुअली में, ओपन अप, बहुत ओपन अप हो हाँ, जाते हैं फिर एक्चुअली ट्रांसपेरेंटली। जज नहीं होता ना। उसकी लाइफ में वैसी घटनाएं घटी जिसके कारण से उसको ऐसे एक्सपीरियंस मिले, और ऐसे ही उसके साथ हो रहा है। Lovely. On that note, thank you for being on the show today, Apurva. And before closing, अगर लोग आपसे रीच आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, ये आप बताएं दर्शकों को। They can reach out to me on my number directly. ओके। It's on there on the Google. हम्म। I'm there active on Instagram. They can reach me out there. ओके। And easiest way ki I work in as an assistant professor in Arvindor University हम्म। in Department of Psychiatry. And evening clinic I have in Saket Square, ओके। Navjeevan Tower. ओके। Otherwise, easiest way to reach is through a call. हम्म। It is दैट there दैट्स on द the बेस्ट Google. वे टू रीच That is आउट, the best way. दैट्स द बेस्ट वे। थैंक यू डॉक्टर अपूर्वा कि आप आज आए, एंड बड़े ही सेंसिटिव
एंड नॉट सो डिस्कस टॉपिक पे आज हम लोग ने इतना डिटेल डिस्कशन लिया। आई होप ये ऑडियंस को भी हेल्प करेगा। Thank you so much. Thank you so थैंक यू। much for inviting and talking on the topic. I really want to talk because mental health awareness is a thing that is not discussed openly anywhere. राइट। And एंड बहुत लाइटली हम लोग रील्स और right, बड़े ही like नॉट सो स्ट्रक्चर्ड वाले फॉर्मेट में हम इस तरीके कंटेंट एग्जैक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, हम इंस्टाग्राम पे कोई भी स्केल पे अपने आप को डाल के हम अपने आप को हाँ, या और तो कोई भी आ रहा है बोल रहा है 99 में ये कोर्स कर लो और आपका ये सॉल्व हो एग्जैक्टली या जाएगा। अपने आप को डिप्रेस डायग्नोस कर ले रहे हैं या चैट जीपीटी पे जाके अपने आप को स्किजोफ्रेनिया डायग्नोस कर ले रहे हैं। तो इट इज गुड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।